सबको नमस्कार। बनारसी अंदाज अनोखी साइको में सबका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पहले ही प्रिपरेशन कर रहे थे साइकोलॉजी प्रिपरेशन में नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर गेट टेट सी टेट CUET PGT TGT एमफिल UPSC ओवरऑल पूरी साइकोलॉजी में हम प्रिपरेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें मेमोरी पढ़ रहे हैं। मेमोरी में हमने बहुत टॉपिक पढ़ाया भी। मैंने इसके पहले 3 लेक्चर दिए और ये मेरा चौथा लेक्चर है। तो हम मेमोरी में क्या बेसिकली पढ़ने की कोशिश करें कि ये एग्ज़ाम के प्रिपरेशन से तो कर ही रहे, एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से, बट इसमें हम ह्यूमन कैसे मेमोरी को इनकोड करता है, कैसे स्टोरेज करता है, कैसे रिट्राइवल करता है, उसको भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये सभी लोगों के लिए यूजफुल होगा कि कैसे हम अपने ह्यूमन मेमोरी को अंडरस्टैंडिंग करें। तो लेट ना करते हुए हम आज अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। मैंने आपको इसके पहले बताया था शॉर्ट टर्म मेमोरी में कैसे रिहर्सल होता है, कैसे रिट्राइवल होता है, और मैंने आपको वर्किंग मेमोरी के बारे में भी बताया था। ये वर्किंग मेमोरी एलन बैडले ने 2003 में इसका कॉन्सेप्ट को प्रूव करके बताया कि वर्किंग मेमोरी कैसे काम करती है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में सिर्फ स्टोरेज होता था और वर्किंग मेमोरी स्टोरेज के साथ प्रोसेसिंग भी होता है। तो जब हमारा स्टोरेज के साथ प्रोसेसिंग होता है तो उसको हम वर्किंग मेमोरी कहते हैं। वर्किंग मेमोरी को रेंस ने 2002 में बताया ये वर्क स्पेस है। ये वर्क स्पेस है और एग्जीक्यूटिव फंक्शन करने के लिए जिम्मेदार होता है। जितने भी एग्जीक्यूटिव हायर लेवल की फंक्शनिंग होती है ये वर्किंग मेमोरी के द्वारा होती है। तो मैं उस दिन ये मॉडल आपको बताने वाला था। तो मल्टीपल कंपोनेंट मॉडल ऑफ वर्किंग मेमोरी, इसको बैडले ने 1992 में दिया। 1992 में बैडले ने मल्टीपल कंपोनेंट मॉडल ऑफ वर्किंग मेमोरी दिया। इसमें उन्होंने सबसे पहले बताया कि फोनोलॉजिकल लूप क्या होता है, फोनोलॉजिकल लूप। दूसरे में उन्होंने बताया कि विजुअल स्पेशियल स्केच पैड क्या होता है। तीसरे में उन्होंने बताया कि ये सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का क्या रोल होता है, कैसे फंक्शन करता है। चौथा टर्म लास्ट में उन्होंने जो जोड़ा था उसको बताया कि एपिसोडिक बफर, और बाकी विजुअल सिमेंटिक क्या होता है, एपिसोडिक एल्टियम क्या होता है, लैंग्वेज क्या होता है, हम देखेंगे। तो आपको 4 कंपोनेंट इसके बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। पहला फोनोलॉजिकल लूप, दूसरा विजुअल स्पेशियल स्केच पैड, तीसरा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, चौथा एपिसोडिक बफर, और ये विजुअल सिमेंटिक, एपिसोडिक एल्टियम, लैंग्वेज, ये सारे क्या हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट है। तो हम 4 कंपोनेंट की यहाँ पर चर्चा डिटेल में करेंगे। तो इस मॉडल का नाम क्या था, फिर से देख लीजिए। मल्टीपल कंपोनेंट मॉडल ऑफ वर्किंग मेमोरी। एम से मल्टीपल, एम, सी से कंपोनेंट, एम से फिर क्या हो जाएगा, मॉडल ऑफ वर्किंग मेमोरी। तो MCM WM याद रखिएगा, मल्टीपल कंपोनेंट मॉडल ऑफ वर्किंग मेमोरी। तो सबसे पहले इस कंपोनेंट की फर्स्ट पार्ट की हम बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, इसको बोलते हैं फोनोलॉजिकल लूप, या इसी को हम बोलते हैं क्या, आर्टिकुलेटरी लूप। फोनोलॉजिकल लूप और आर्टिकुलेटरी लूप, फोनोलॉजिकल लूप और आर्टिकुलेटरी लूप। हिंदी में बोलते हैं ध्वनि ग्रामीय लूप, और आर्टिकुलेटरी लूप को बोलते हैं उच्चारण संबंधी लूप। दोनों चीज़ एक ही होता है, बहुत बारीक डिफरेंस होता है। तो इसको हम फिर से समझिए, फोनोलॉजिकल लूप या आर्टिकुलेटरी लूप बोलते हैं। तो वर्किंग मेमोरी का यह एक ऐसा तत्व है या ऐसा कंपोनेंट है जो मेंटल रिहर्सल करने के लिए काम में आता है। इसमें 2 तरह के लूप होते हैं। एक तो होता है फोनोलॉजिकल स्टोर,
फोनोलॉजिकल स्टोर होता है, एक होता है सब वोकल रिहर्सल मैकेनिज्म। किसके पार्ट है ये? फोनोलॉजिकल लूप के दो पार्ट है। फोनोलॉजिकल लूप के दो पार्ट क्या? फोनोलॉजिकल स्टोर, सब वोकल रिहर्सल मैकेनिज्म। फोनोलॉजिकल स्टोर क्या होता है? फोनोलॉजिकल स्टोर क्या होता है? पहले आर्टिकुलेटरी लूप क्या होता है? मैंने आपको बताया कि वर्किंग मेमोरी का यह एक ऐसा कंपोनेंट है जो मेंटल रिहर्सल, जब भी हम जो रिहर्सल करते हैं वो फोनोलॉजिकल लूप के द्वारा ही होता है या आर्टिकुलेटरी लूप के द्वारा ही होता है। तो आर्टिकुलेटरी जो लूप है या फोनोलॉजिकल लूप है उसके भी दो पार्ट है, ये फोनोलॉजिकल स्टोर, सब वोकल रिहर्सल मैकेनिज्म। तो फोनोलॉजिकल स्टोर क्या है? इसमें सूचना थोड़े देर के लिए स्टोर किया जाता है। तो फोनोलॉजिकल स्टोर क्या होता है? मान लीजिए एक ऐसा स्टोर है, स्टोर जिसमें हम सूचनाओं को बहुत थोड़े समय के लिए स्टोर करके रखते हैं। और दूसरा सब वोकल रिहर्सल मैकेनिज्म क्या होता है? सब वोकल रिहर्सल मैकेनिज्म यह हमारे प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड होता है, जो उच्चारण करते हैं हम उससे संबंधित होता है, जिसके द्वारा हम रिहर्सल कर पाते हैं। अगर आपको कोई चीज़ रिहर्सल करना है और प्रोनाउंसिएशन करना है तो इसी के द्वारा होता है, सब वोकल रिहर्सल मैकेनिज्म के द्वारा। और फोनोलॉजिकल लूप क्या, थोड़े समय के लिए आपको डाटा स्टोर करता है। इररिलेवेंट स्पीच इफेक्ट के द्वारा फोनोलॉजिकल स्टोर के बारे में पता चलता है कि ये फोनोलॉजिकल स्टोर क्या होता है, कैसे पता चलेगा? इररिलेवेंट स्पीच इफेक्ट। तो अब बात आती है इररिलेवेंट स्पीच इफेक्ट क्या है? इररिलेवेंट स्पीच इफेक्ट, हाँ, यदि जैसे मान लीजिए यदि कुछ इमेज को क्रम से स्टोर आप करते हैं, कुछ इमेज या आपको चित्र दिए, अब उसको क्रम से स्टोर किए और कुछ आइटम को बोलकर स्टोर किए, ठीक, बोलकर स्टोर करते हैं तो इमेज के स्टोरिंग में डिले होगा। क्यों? क्योंकि स्पीच डायरेक्ट आपके कान में, लूप में ना, ईयर के पास आती है और इमेज को क्या होना होता है, पहले उसको स्पीच के रूप में पहले इनकोडिंग करना पड़ता है। तो फिर से समझिए, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ हम बोल रहे हैं ना, ये स्पीच कर रहा है, वो सीधे आपके ईयर में जा रही है, कान में जा रही है। और दूसरा कोई इमेज, मान लीजिए ये कुछ, मान लीजिए मैंगो जैसा, कुछ मैंगो जैसा इमेज है, ये इमेज है, ये भी आपके आँख में जा रहा, आँख ने इसको देखा, मतलब आइज ने जब देखा तो आइज पहले क्या करता है, इसको कोड करता है किसमें? ये लूप के रूप में कोड करता है। तो स्पीच डायरेक्ट आपके कान में चली जाती है और जो इमेज होती है उसको पहले साउंड के रूप में इनकोड होना पड़ता है, फिर आपके माइंड में जाता है। इसलिए हमको इमेजेस क्या होती हैं, देर से लूप में इमेजेस आपके दिमाग में देर से कोरिलेट होती हैं, जबकि स्पीच डायरेक्ट आपका कोरिलेट हो जाता है। ये दोनों में क्या होता है, टाइम डिफरेंस होता है। इसी को बोलते हैं इररिलेवेंट स्पीच इफेक्ट। मतलब इमेज लेट से कोड होता है आपके ब्रेन में, जबकि साउंड इमेज के अपेक्षा पहले कोड हो जाता है। इसी को बोलते हैं इररिलेवेंट स्पीच इफेक्ट। कोई पूछे इररिलेवेंट स्पीच इफेक्ट क्या है, तो यही है। तो इररिलेवेंट स्पीच इफेक्ट के द्वारा फोनोलॉजिकल स्टोर के बारे में पता चलता है। मतलब वही कि अगर कोई चीज़ साउंड से आ रही है तो कैसे स्टोर होती है, और अगर कोई इमेज हम स्टोर करते हैं तो वो कैसे स्टोर होता है, दोनों के बारे में इररिलेवेंट स्पीच के द्वारा हम आसानी से समझ सकते हैं। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ था, फोनोलॉजिकल स्टोर किसका पार्ट है? ये आपके फोनोलॉजिकल लूप का पार्ट है। फोनोलॉजिकल लूप में फोनोलॉजिकल स्टोरेज होता है और उसका पता कैसे चलता है? उसका पता इररिलेवेंट स्पीच के द्वारा पता चलता है। इररिलेवेंट स्पीच क्या है? कोई साउंड है वो आपके कान में गया और कोई इमेज है आँख के द्वारा आपके ब्रेन में गया, और वो दोनों में इमेज क्या होता है,
डबल कोडिंग होती है। पहले उसको आँख देखता है, फिर उसको साउंड के रूप में कोड करता है, फिर आपके ब्रेन में जाता है, जबकि साउंड डायरेक्ट आपके कान से ब्रेन में चला जाता है। तो इस तरीके से जो साउंड है वो ईजिली हमारे ब्रेन में पहुंचता है, जबकि इमेजेस हमारे ब्रेन में कोड होके पहुंचते हैं। तो डिले होता है इमेज में, डबल कोडिंग होती है, इसलिए इसको रिलेवेंट स्पीच इफ़ेक्ट बोलते हैं। दूसरा चीज़ यहाँ पे है उच्चारण। मैंने बताया था सब रिहर्सल मैकेनिज्म, ये हमके जो आप प्रोनाउंसिएशन करते हैं उससे रिलेटेड होता है। इसे आर्टिकुलेटरी कंट्रोल होता है, कंट्रोल भी कहा जाता है। आर्टिकुलेटरी सप्रेशन की घटना होती है जिससे रिहर्सल बाधित होता है। जैसे कुछ वर्ड को याद करते समय यदि कोई वर्ड बोला जाए तो आर्टिकुलेटरी सप्रेशन की घटना होती है। जैसे मान लीजिए अगर हम आपको 2 का टेबल बोलें कि 2 का टेबल आप पढ़ो, तो आपको 2 का टेबल तो पढ़ रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, या 2 2 दूना 4 ऐसे पढ़ रहा है। लेकिन अगर बीच में हम आपको बोले कि आप ग्रास मतलब आप घास वर्ड भी बोलते रहिए, तो आप देखेंगे आपको 2 का टेबल पढ़ने में कठिनाई होगी, बिल्कुल होगी। या आपको मान लीजिए 2 का टेबल सिंपल है, तो अगर मैं आपको 12 का टेबल पढ़ने को कहूँ, बीच में ये ग्रास वर्ड बोलने को कहूँ, तो आप देखेंगे आपको 2 का टेबल क्या हो जाएगा, भूल जाएगा या आप बोल नहीं पाएंगे। तो जब हम बीच में कोई वर्ड या लेटर ला करके बार बार रिपीट करने को करें तो उससे सप्रेशन हो रहा है ना। तो वही चीज़ है, कुछ वर्ड को याद करते समय यदि कोई वर्ड बोला जाए तो आर्टिकुलेटरी सप्रेशन हो जाता है। मतलब वो चीज़ें जो आप बार बार बोल रहे हैं उसमें क्या हो जाएगा, हास होगा, वो चीज़ आप नहीं बोल पाएंगे। तो इस घटना को बोलते हैं आर्टिकुलेटरी सप्रेशन। यही रीजन होता है कि जब अगर हम किसी चीज़ को अटेंशन करते रहते हैं, मान लीजिए हम कुछ पढ़ रहा है, हम किताब ही पढ़ रहा है, और उस समय हम कुछ और सोचने लगते हैं। जैसे आप रीडिंग कर रहे हैं और आप कुछ और सोचने लगते हैं, तो आप पेज के फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन पे आ जाते हैं पूरा पढ़ कर के पेज पे, लेकिन आपको याद नहीं होता कि आपने पढ़ा क्या, वहाँ समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग दूसरे कंटेंट पे रहता है, मतलब आप दूसरे चीज़ों को सोच रहे हैं, और यहाँ पे आर्टिकुलेटरी सप्रेशन हो जाता है, जिसकी वजह से आपको पूरा पेज नहीं समझ में आता है कि आप क्या पढ़ते हैं। मतलब आपका टेंशन जैसे डाइवर्ट होता है, आर्टिकुलेटरी सप्रेशन होने की घटना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ से फिर से देखिए, हम बात कर रहे थे ना मल्टीपल कंपोनेंट मॉडल ऑफ वर्किंग मेमोरी की, उसमें हम बात कर रहे थे ना फोनोलॉजिकल लूप की बात कर रहे थे। फोनोलॉजिकल लूप फर्स्ट इसका कंपोनेंट है। फोनोलॉजिकल लूप क्या है, वर्किंग मेमोरी में रिहर्सल करने के लिए काम आता है कोई चीज़। जब हम कुछ बोलते हैं तो 2 तरीके से स्टोर होता है, फोनोलॉजिकल स्टोर होता है, सब वोकल रिहर्सल मैकेनिज्म होता है। जो हम उच्चारण करते हैं उसी को बोलते हैं सब वोकल रिहर्सल मैकेनिज्म। और फोनोलॉजिकल स्टोर जो हम कुछ बोलते हैं वो स्टोर कैसे होता है, तो उसमें मैंने बताया था रिलेवेंट स्पीच इफेक्ट। रिलेवेंट स्पीच इफेक्ट क्या बताया था, वही साउंड पहले चला जाता है, जबकि इमेज को डबल कोडिंग करना पड़ता है। पहले इमेज आम देखा, फिर आम को आपने आम के नाम मैंगो नाम से आप क्या करेंगे, उसको कोड करेंगे साउंड, फिर आपके दिमाग में जाएगा। और यहाँ से मैंने सब वोकल रिहर्सल मैकेनिज्म बताया। सब वोकल मैकेनिज्म में एक आर्टिकुलेटरी सप्रेशन होता है ना, तो वो भी मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट वर्ड आता है वर्ड लेंथ इफेक्ट। वर्ड लेंथ इफेक्ट, जो वर्ड बड़े होते हैं उनके उच्चारण में समय अधिक लगता है ना। जैसे यहाँ पे हमने दिखा है एलिफेंट है या पोटेंटियोमीटर है, ये बड़ा है। और मान लीजिए अभी हम दे आपको कैट दे दे ना, रैट दे दे, डॉग दे दे, देखिए इनके उच्चारण में कम समय लग रहा है और इनके उच्चारण में अधिक समय लग रहा है। जो लेटर ज़्यादा होंगे तो उनके उच्चारण में ज़्यादा समय लगेगा, जिन वर्ड में लेटर कम होंगे जैसे कैट में, रैट में और डॉग में, तो उच्चारण आपका क्या लगेगा, कम लगेगा। तो इस तरह की इफ़ेक्ट को हम बोलते हैं वर्ड लेंथ इफ़ेक्ट। वर्ड लेंथ इफ़ेक्ट, किसी भी वर्ड की जो लेंथ है
उस पर डिपेंड करती है कि अब उसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, या फिर आप इसको सबवोकल रिहर्सल मैकेनिज्म या कितना लंबा होगा। तो कोई पूछे कि वर्ड लेंथ इफेक्ट क्या होता है, तो सिंपल सी भाषा इसके नाम से याद रखिए, किसी भी वर्ड का लेंथ, लंबाई, ये डिसाइड करता है कि किसी चीज़ को हम बोलने में कितना समय लगेगा। अगर लेंथ बड़ा है, लेटर ज़्यादा है तो अधिक समय, और ये कम है तो आपका कम समय। इसको बोलते हैं वर्ड लेंथ इफेक्ट। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हम क्या करते हैं, ये अगर बड़े लेटर वाले वर्ड दे देंगे जिसमें बहुत सारे लेटर हों तो उनको जल्दी याद नहीं होता, और छोटे छोटे अगर लेटर वाले वर्ड देंगे तो उनको बहुत ईजीली याद हो जाएगा। तो ऐसा इसलिए होता है कि उनमें वर्किंग की प्रोसेसिंग बहुत कम हो पाती है, क्योंकि पहले से नहीं होता है नॉलेज, इसलिए वो धीरे धीरे छोटे छोटे अक्षर वाले वर्ड को याद करते फिर बड़े। अगर छोटे बच्चों को पढ़ाना है तो हमको पहले छोटे छोटे लेटर वाले जो वर्ड होते हैं उनको देना चाहिए, फिर धीरे धीरे बड़े वाले वर्ड देना चाहिए, वो ईजिली याद कर पाएंगे। तो वर्ड लेंथ इफेक्ट ये है। दूसरा, फोनोलॉजिकल सिमिलैरिटी इफेक्ट क्या होती है। फोनोलॉजिकल सिमिलैरिटी इफेक्ट भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट इफेक्ट है। जैसे अगर हम कोई वर्ड याद करें, यहाँ पे देखिए कैट, रैट, फैट, सेम साउंड है। सेम साउंड को याद करने में हमको अधिक समय लगता है। सेम साउंड वाले वर्ड को याद करने में हमको अधिक समय लगता है, कम समय लगता है। इसमें कम समय लगता है, जिसका सेम साउंड होगा उसको हमको कम समय लगेगा। जैसे कैट, रैट, फैट, ये ईजिली याद हो जाता है बच्चों को, इसलिए राइम वाले लेटर बच्चों को ज़्यादा याद कराए जाते हैं। जैसे कैट, डॉग, शिप, ये तीनों को अगर याद करना होगा तो हमको अधिक समय लगेगा। क्या लगेगा? अधिक समय लगेगा। इस तरह के इफ़ेक्ट को बोलते हैं फोनोलॉजिकल सिमिलैरिटी इफ़ेक्ट। मतलब सिमिलैरिटी अगर सेम है, मतलब सेम साउंड है तो कम समय में याद हो जाती चीज़ें, लेकिन सिमिलैरिटी अगर नहीं है, अलग अलग चीज़ें हैं, उनके साउंड अलग अलग हैं, तो हमको अधिक समय लग जाता है याद करने में। तो दो इफ़ेक्ट मैंने आपको यहाँ बताया है, एक वर्ड लेंथ इफ़ेक्ट, दूसरा फोनोलॉजिकल सिमिलैरिटी इफ़ेक्ट। तो वर्ड लेंथ इफ़ेक्ट क्या है? जो वर्ड बड़े होते हैं उनके उच्चारण में या प्रोनाउंसिएशन में समय लगता है, और फोनोलॉजिकल सिमिलैरिटी जिनका साउंड सेम होता है तथा जिनका साउंड डिफरेंट होता है की अपेक्षा अधिक समय लगता है। तो यहाँ से देख सकते हैं। अब बात करते हैं फोनोलॉजिकल स्टोरेज। जो फोनोलॉजिकल स्टोरेज है या फिर आर्टिकुलेटरी लूप है ना, उनकी घटना कहाँ पर होती है? तो लेफ्ट सुप्रा मार्जिनल गाइरस ना, ये पैराइटल लोब और टेम्पोरल लोब के किनारा वाला पार्ट होता है ना। ब्रेन अगर देखें तो ब्रेन कुछ ऐसा होता है, और ये ऐसे। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये फ्रंटल लोब होता है, ये फ्रंटल लोब होता है। ये क्या होता है? पैराइटल होता है। और ये क्या होता है? टेम्पोरल होता है। और ये क्या होता है? लास्ट वाला एक पार्ट। तो फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये जो आपको दिख रहा है पैराइटल, ये पैराइटल वाला पार्ट है, और ये टेम्पोरल वाला पार्ट है। तो इसका जो ये वाला पार्ट है उसी में उसको बोलते हैं सुप्रा मार्जिनल गाइरस। क्या? सुप्रा मार्जिनल गाइरस। तो ये क्या है? लेफ्ट सुप्रा मार्जिनल गाइरस वाला जो पार्ट है, तो वहीं से कंट्रोल होता है हमारा फोनोलॉजिकल लोब। ये हमारा चौथा जो था ओसिपिटल लोब है। तो देखिए फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ओसिपिटल। तो ये जो हमारा पैराइटल और ओसिपिटल टेम्पोरल लोब है, टेम्पोरल और पैराइटल लोब का जो पार्ट है, किनारा वाला पार्ट, जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट सुप्रा मार्जिनल गाइरस। लेफ्ट सुप्रा मार्जिनल गाइरस, वहीं से हमारा फोनोलॉजिकल स्टोरेज कंपोनेंट की घटना होती है।
इससे स्पीच रिसेप्शन और लैंग्वेज कंप्रीहेंशन में यूज होता है इसका। तो इसका हम क्या करते हैं, स्पीच रिसेप्शन एंड लैंग्वेज कंप्रीहेंशन में इसका यूज करते हैं। आर्टिकुलेटरी मैकेनिज्म का संबंध, जो आर्टिकुलेटरी मैकेनिज्म होती है हमारी, वो फ्रंटल लोब में, ये फ्रंटल लोब जो आपको पार्ट बताया, इसी में ब्रोका एरिया होता है। क्या होता है, ब्रोका एरिया। तो ब्रोका एरिया से ये गवर्न होता है आर्टिकुलेटरी मैकेनिज्म फंक्शन। तो दो चीज़ मैंने आपको यहाँ से ओवरऑल 4 कंपोनेंट में एक कंपोनेंट मैंने आपको बता दिया। क्या था, फोनोलॉजिकल लूप। फोनोलॉजिकल लूप का क्या होता है, जो भी साउंड इमेज आपके कोड होते हैं वो कैसे प्रोसेस करते हैं, कैसे वर्ड बड़े होंगे तो कैसे इफ़ेक्ट होता है, वर्ड छोटे होंगे या वर्ड सिमिलर इफ़ेक्ट होंगे क्या होगा, आपको मैंने इसमें बताया। तो आप याद रखिएगा आर्टिकुलेटरी लूप, फोनोलॉजिकल लूप का काम क्या है, मेंटल रिहर्सल जब हम कोई चीज़ करते हैं तो इसका काम आता है। इसमें याद रखिएगा इररिलेवेंट स्पीच इफेक्ट क्या होता है, और दूसरा वर्ड लेंथ इफेक्ट क्या होता है, फोनोलॉजिकल सिमिलरिटी इफेक्ट क्या होता है, आर्टिकुलेटरी संप्रेषण क्या होता है, ये चीज़। अब दूसरी बात करते हैं, जो दूसरा कंपोनेंट है उसको हम बोलते हैं विजुअल स्पेशल स्केच पैड। विजुअल स्पेशल स्केच पैड, जैसा नाम से ही क्लियर है, विजुअल मतलब जो आपको दिखाई दे, स्पेशल मतलब ना कोई स्थान, कोई प्लेस, और ये स्केच पैड मतलब वो आपको एकदम क्लियर हो। इस एलिमेंट के द्वारा वस्तुओं के दृष्टि उपस्थिति से संबंधित है। जैसे कोई भी अगर आपको रंग या आकार या डिस्टेंस ना, इसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस या डायरेक्शन या सीक्वेंस, क्या सीक्वेंस, अगर ये सब का आपको अगर नॉलेज हो जा रहा तो वो क्या विजुअल स्पेशल स्केच पैड के अंदर आता है। यह मैनिपुलेशन एंड स्टोरेज के लिए काम में आता है। अब देखिए, जैसे आपको यहाँ मान लीजिए ए से बी की दूरी, जैसे मैं अगर ये बी की दूरी मान लीजिए, ये हमारे जो बनारस में ये लंका जहाँ हमारा BHU है, BHU से अगर हमको जाना है सारनाथ, बी से हमको अगर ये तक जाना, अगर हम जाना है तो हमारे दिमाग में क्या होगा, बी से ए तक के यहाँ भी बहुत सारे चौराहे होंगे, रास्ते होंगे। अगर आप सोचते जाएंगे तो सारे चौराहे का आपको ख्याल आता है। अगर आप गए हैं तो बी से ए तक, तो आप क्या करेंगे, देखेंगे कि सारा रास्ता आपके दिमाग में उसका स्केच पैड बन जाएगा। मतलब आपको किसी भी एक जगह से दूसरे प्लेस पे जाना है और अगर आप वहाँ गए हैं तो उसका स्केच पैड बन जाता है। स्पेशल मतलब उस स्थान का आपके दिमाग में पूरा आ जाएगा, आपको विजुलाइज हो जाएगा कि ये स्थान पे कैसे कैसे जाना। तो मतलब किसी भी डिस्टेंस को आप कवर कर ले रहे हैं, किस डायरेक्शन में जाना आपको ये भी कवर कर ले रहे हैं, और उसका कोई कहाँ कहाँ से क्या क्या बोर्ड है कि कौन कौन सी दुकानें हैं, कहाँ से आपको कटना है रास्ता, सारा चीज़ याद आ जाता है। तो इसी को बोलते हैं, जब आप बैठे बिठाए अपने दिमाग में किसी चीज़ का एक इमेज बना लेते हैं और उसको समझने लगते हैं, तो उसको बोलते हैं विजुअल स्पेशल स्केच पैड। विजुअल स्पेशल स्केच पैड। जैसे अगर हम आपको और एक एग्जांपल दें कि अगर आपको आम के बारे में सोचना है तो आम आप बहुत तरीके के आम के बारे में सोचेंगे। हरा आम, कच्चा आम, पीला आम मतलब पक्का आम। तो उसका रंग, आकार दोनों आप बता देंगे ना, क्यों, क्योंकि आपका स्केच पैड ऑलरेडी है आपके दिमाग में। तो वो चीज़, तो विजुअल स्पेशल इनकोडिंग, आर्टिकुलेटरी इनकोडिंग एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाते हैं। मतलब आप जब किसी चीज़ को सोच रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं, जैसे मैंने आपको मैंगो वर्ड कहा, तो मैंगो वर्ड हो सकता है आप अपने दिमाग में उसका इमेज भी बना ले रहे हो और बोल भी रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को क्या कर रहा है,
कंट्राडिक्टी तो नहीं करें, एक दूसरे को हार्म तो नहीं करें। ऐसा तो नहीं कि जब आप बोल रहे हैं तो मैंगो की इमेज आपके दिमाग में नहीं आ रहा, या फिर आप मैंगो की इमेज अपने दिमाग में रख रहे हैं तो बोल नहीं पा रहे। ऐसा नहीं, हम दोनों चीज़ों को पैरेलल प्रोसेसिंग कर पाते हैं। मतलब हम मैंगो को क्या करते हैं, बोल भी ले रहा है, स्पीच भी कर रहा है, और उसका मैंगो का इमेज भी बना रहा है। ये दोनों साथ साथ हो जाता है, ये दोनों साथ साथ होता है। तो ये मतलब हम क्या करते हैं, आर्टिकुलेटरी जो इनकोडिंग होती है, आर्टिकुलेटरी मतलब जो स्पीच की इनकोडिंग हो रही है, जो आप बोल रहे जो उसकी कोडिंग हो रही है, और जो आप दिमाग में इमेज बना रहे हो उसकी जो इनकोडिंग है, दोनों ना पहला ये दूसरा ये, दोनों क्या होता है, पैरेलल होता है। मतलब पहला ये दूसरा ये, दोनों हमारा क्या होता है, पैरेलल होता है, दोनों साथ साथ होता है, दोनों एक दूसरे को कभी बाधा नहीं पहुंचाते। तो ये याद रखिएगा। और ऐसा प्रैक्टिकली होता भी है ना, जैसे हम आपको बोलें कि कुछ मिठाइयों के नाम बताइए, तो आप मिठाइयों के नाम ही बता ले रहे और उसका अपने दिमाग में इमेज भी बना ले रहे। तो ये दोनों कैसे हो पा रहा है, दोनों इनकोडिंग साथ साथ हो रही है, अलग अलग नहीं हो रही है। अब तीसरा कंपोनेंट की बात करें। तीसरा कंपोनेंट क्या है, सेंट्रल एक्जीक्यूटिव पार्ट या कंपोनेंट, सेंट्रल एक्जीक्यूटिव कंपोनेंट। सेंट्रल एक्जीक्यूटिव कंपोनेंट क्या होता है, ये कंट्रोलर होता है, ये सेंट्रल कंट्रोलर होता है ना, ये ह्यूमन का। यह वर्किंग मेमोरी के सभी प्रोसेस को कंट्रोल करता है, यह हायर लेवल की प्रोसेस करने के लिए जिम्मेदार होता है। जब हम अटेंशन करते हैं, मतलब ध्यान करते हैं, हमारा अटेंशन क्या होता है, डाइवर्ट हो जाता है या विभाजित हो जाता है, तो ऐसे में परफॉर्मेंस ख़राब होने का चांस होता है। बट ये क्या करता है, सेंट्रल एक्जीक्यूटिव फंक्शन क्या करता है, एपिसोडिक बफर के भीतर की सूचनाओं को भेजता भी है, लेता भी है। अब इसके बारे में बताते हैं। तो ये चौथा पार्ट था ना एपिसोडिक बफर। तो एपिसोडिक बफर से क्या करता है, वो लेता भी सूचना को और भेजता भी है, मतलब लॉन्ग टर्म मेमोरी के पास भेजेगा। जैसा देखिए इस फिगर में, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले फोनोलॉजिकल स्टोर किया, अब इनकोडिंग किए, विजुअल स्केच पैड स्पेशल से अब कोड किए, मतलब यहाँ साउंड कोड हो गया, यहाँ इमेज कोड हो गया आपके दिमाग में, और ये दोनों यहाँ चलेगा। और सेंट्रल एक्जीक्यूटिव फंक्शन यहाँ बैठा है, सबसे सुप्रीमी पर्सन। ये क्या करता है, कंट्रोल करता है कितना आपको इनकोड करना है साउंड, कितना आपको इमेज इनकोड करना है, उसको प्रोसेस कैसे करनी है, सारा चीज़। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि इन दोनों के अलावा हमको लॉन्ग टर्म की भी ज़रूरत पड़ती है, स्टोरेज की। जो चीज़ हम पहले से स्टोर करके रखते हैं उसको भी प्रोसेस करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एपिसोडिक बफर से बोलता है कि ये आप सूचना ले आओ। तो ये क्या करता है, लॉन्ग टर्म से सूचना को ले जाता है, और कभी कभी लॉन्ग टर्म को सूचना दे भी देता है। तो यहाँ से एपिसोडिक मतलब LTM में सूचनाएं क्या करती है, एपिसोडिक बफर यहाँ पे स्टोर भी करती है और यहाँ से ले भी जाती है, और ले जा कर के क्या है, दोनों में बैलेंस, मतलब इसमें और इसमें बैलेंस बनाने का काम करती है। तो एपिसोडिक बफर का ये काम होता है, यहाँ पे यही मैं बता रहा था आपको। एपिसोडिक बफर के भीतर सूचनाओं को भेजता है और लेता भी है अपने कार्य के अनुसार। तो एपिसोडिक LTM से सूचनाएं लेता है, इसमें लैंग्वेज और विजुअल सिमेंटिक से भी लेता है, प्रोसेसिंग करता है। कहने का मतलब कि यहाँ पे देखिए विजुअल सिमेंटिक जो आप देखते हैं, सिमेंटिक मेमोरी भी आगे मैं डिस्कस करूँगा। तो सिमेंटिक मेमोरी में जो विजुअल चीज़ें हैं उससे भी क्या करता है, ये सूचनाओं को ले लेता है। मतलब यहाँ से देखिए LTM से ले रहा है, ये आपस में कन्वर्ट हो रहा है, और ये इससे ले दे रहा है, और ये विजुअल स्केच पैड भी आपस में कन्वर्ट हो रहा है। और यहाँ से लैंग्वेज जो इनकोडिंग की है वो भी आपस में ऊपर नीचे एक्सचेंज हो रहा है। तो ये एक मॉडल के रूप में आता है ओवरऑल पूरा ना। तो सबसे पहले इनकोडिंग होगी, फिर विजुअल इनकोडिंग होगी, फिर एक्जीक्यूटिव फंक्शन इसको कंट्रोल करने का काम करेगा, तीसरा पार्ट। चौथा एपिसोडिक बफर क्या करता है, सब में बैलेंस बनाता है, इधर सूचना लेकर इधर से सूचना लेकर के, विजुअल सिमेट्रिक से लैंग्वेज से एपिसोडिक LTM से लेकर के बैलेंस बनाने का काम करता है। तो यहाँ देख सकते हैं फिर सेंट्रल एक्जीक्यूटिव फंक्शन का संबंध
ये सेंट्रल एक्जीक्यूटिव फंक्शन फ्रंटल लोब मैंने अभी बताया था ब्रेन का। ये ब्रेन का ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है ना। तो ये ना ये वाला पार्ट, तो ये मैंने बताया था पैराइटल, ये ऑसिपिटल, ये टेम्पोरल और ये फ्रंटल। तो ये वाला जो पार्ट है ना, इसको फ्रंटल लोब बोलते हैं। फ्रंटल लोब के फ्रंटल एरिया के डॉर्सल लेटरल एरिया से, इसमें भी डॉर्सल लेटरल एरिया है, वहीं से हमारा क्या होता है, सेंट्रल एक्जीक्यूटिव फंक्शन कंट्रोल होता है। तो आप याद रखिएगा। एक टर्म आता है जब कभी कभी ये फ्रंटल लोब डैमेज हो जाता है तो हम चीज़ों को याद नहीं करके रख पाते ज़्यादा ना। हम चीज़ों, ये अगर डैमेज हो जाएगा, मान लीजिए चोट लग गई इस फ्रंटल लोब में, तो अब ये सेंट्रल एक्जीक्यूटिव फंक्शन नहीं कर पाएंगे, मतलब हायर लेवल का अटेंशन लर्निंग अब नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह के एक डायस्क्यूटिक सिंड्रोम होता है, डायस्क्यूटिक सिंड्रोम हो जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, ऐसे सिंड्रोम वाले व्यक्ति में निर्णय लेने की क्षमता बहुत कम होती है, क्योंकि आप ये प्रोसेस ही नहीं कर पाओगे। तो आप प्रोसेस नहीं कर पाओगे तो आपके अंदर क्षमता बहुत कम होगी निर्णय लेने की, या नहीं भी हो सकती है। अटेंशन बहुत जल्दी आपका टूट जाएगा, आप किसी चीज़ में फोकस करेंगे, फोकस नहीं हो पाएगा। एक बिंदु पर अगर किसी एक पॉइंट पर आप कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रगति एक पॉइंट पे काम कर रहे हैं, तो उसी पॉइंट पे आप काम करते रह जाते हैं, आप दूसरी चीज़ पे मूव ऑन नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये आपका डैमेज हो चुका होता है। तो पूछिए डायस्क्यूटिक सिंड्रोम किससे रिलेटेड है, तो यही है आपका फ्रंटल लोब में अगर कुछ डैमेज हो जाता है, फ्रंटल लोब सही से काम नहीं करता है, तो आप अटेंशन आपका बहुत जल्दी टूट जाता है, आप एक ही पॉइंट पे काम करते रहते हैं, और कोई भी निर्णय या डिसीजन लेते हैं तो उसको आप बहुत ही कम समय, क्षमता बहुत कम होती है कि आप किसी में डिसीजन ले पाएँ। तो सिंपल सी बात, डायस्क्यूटिक सिंड्रोम में डिसीजन लेने की क्षमता बहुत कम, अटेंशन बहुत जल्दी ब्रेक हो जाएगा, और एक ही पॉइंट पे आप काम हमेशा करते दिखेंगे। चौथा पार्ट, वर्किंग मेमोरी का चौथा पार्ट, इम्पोर्टेंट पार्ट, एपिसोडिक बफर, जो मैं अभी आपको बता रहा था। यह लॉन्ग टर्म मेमोरी के साथ एसोसिएशन रखता है, मतलब लॉन्ग टर्म मेमोरी के साथ काम करता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी में अभी आगे पढ़ाऊँगा, तब आपको क्लियर हो पाएगा इसमें कि लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है। तो अभी यहाँ ये समझिए कि लॉन्ग टर्म मेमोरी एक ऐसी मेमोरी जो बहुत लाइफ टाइम 30 सेकंड से ज़्यादा और लंबे समय तक डाटा को स्टोर करके रखता है, लाइफ टाइम भी रख सकता है। तो वहाँ से डाटा को लेता है एपिसोडिक बफर। वर्किंग मेमोरी जो प्रोसेस होता है वो एलटीएम से प्रभावित होता है, मतलब जो हमारा वर्किंग मेमोरी प्रोसेस कर रही है उसमें हमारे लॉन्ग टर्म का भी योगदान होता है। सिर्फ वर्किंग मेमोरी नहीं, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी से एसोसिएशन रखती है और उससे डाटा को लेती है, देती है, किसके द्वारा, एपिसोडिक बफर के द्वारा। एपिसोडिक बफर विजुअल सिमेंटिक लैंग्वेज की सहायता से एपिसोडिक एलटीएम से सूचनाओं को लेता है, फिर बफर की सहायता से आगे कॉन्शस के लिए तैयार करता है। तो मतलब जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो सूचनाएं हैं उससे क्या है, एपिसोडिक बफर सूचना ले लेता है। क्या, ए बी मतलब एपिसोडिक बफर क्या सूचना ले लेता है और उसको ला करके कॉन्शस के लिए तैयार कर देता है। तो इस तरीके से ओवरऑल मैंने आपको थोड़ा समझाने की कोशिश की है कि ये हमारा मल्टीपल कंपोनेंट मॉडल ऑफ वर्किंग मेमोरी क्या काम करता है। तो फिर से मैं ओवरऑल बताता हूँ। बैडले ने 1992 में एक मॉडल दिया जिसका नाम है मल्टीपल कंपोनेंट मॉडल ऑफ वर्किंग मेमोरी। उसमें उन्होंने बताया कि कैसे हम कॉन्शस में रहते हैं, कैसे वर्क कर पाते हैं, ये सारी चीज़ें। तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले ये हमारा फोनोलॉजिकल लूप होता है, मतलब साउंड के रूप में जो इनकोडिंग होती है। विजुअल स्पेशल स्केच पैड होता है, विजुअल स्पेशल स्केच पैड, जो मतलब हम आँखों से देखते हैं वो सारी चीज़ें क्या करती हैं, इनकोड होती हैं हमारे ब्रेन में, और वो सेंट्रल एक्जीक्यूटिव फंक्शन मतलब हमारे फ्रंटल लोब में चली जाती हैं। और फ्रंटल लोब क्या करता है, डिसीजन लेता है कितना हमको डाटा को स्टोर करना है, कितना रखना है, और बाकी
लॉन्ग कभी कभी ऐसी घटना देखी गई जो लॉन्ग टर्म से प्रभावित हो रही थी, तो उसके लिए उन्होंने बैडले 1992 में एक टर्म जोड़ा ना, एपिसोडिक बफर के माध्यम से उन्होंने बताने की कोशिश किया है कि कैसे एपिसोडिक बफर हमारे लॉन्ग टर्म से विजुअल सिमेंटिक से लैंग्वेज से सूचना को लेता है और कैसे आगे प्रोसीड करता है। तो ओवरऑल हमारा जो ये मॉडल बताता है कि हम कोई चीज़ कॉन्शस में कैसे वर्क करते हैं ना, हम कैसे चीज़ों को 30 सेकंड के अंदर स्टोर भी करते हैं और प्रोसेसिंग भी कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वर्किंग मेमोरी क्या है, वर्किंग मेमोरी एक ऐसी मेमोरी जो 30 सेकंड के अंदर डाटा को स्टोर भी करती है और प्रोसेस भी करती है। अगर 30 सेकंड के अंदर कोई डाटा अगर स्टोर करती है, प्रोसेस नहीं कर पाती है, तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी कहलाएगी। तो वर्किंग मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी में प्रोसेस का डिफरेंस है। वर्किंग मेमोरी में प्रोसेस भी होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में प्रोसेस नहीं होता। आप इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी की। तो हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी की। लॉन्ग टर्म मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट मेमोरी है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए हम इसको ज़्यादा थोड़ा फोकस करेंगे। लॉन्ग टर्म मेमोरी होती क्या है? अभी हमने आपको बताया था सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी STM, उसके बाद WM वर्किंग मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी की स्टोरेज क्षमता 1 सेकेंड से क्या होती है, कम होती है। और शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है, 1 सेकेंड से ज़्यादा और 30 सेकेंड तक होती है लगभग। और वर्किंग मेमोरी क्या होता है, इसकी भी 30 सेकेंड होती है, प्लस इसमें प्रोसेसिंग हो पाता है। और लास्ट है LTM क्या है, LTM की मिनिमम स्टोरेज क्षमता 30 सेकेंड तक होती है और अधिकतम क्या हो सकती है, 1 घंटा, 2 घंटा, 10 घंटा, 20 घंटा, पूरे लाइफ टाइम भी हो सकती है। तो ये सबसे ज़्यादा डाटा को स्टोर करके ये रखता है। जॉन वॉन न्यूमैन ने इसकी क्षमता क्या बताया है, 2.8 × 10⁻20 बिट्स या 280 क्वांटिलियन बिट्स, अर्थात इसकी क्षमता अगर हम बात करें तो अनलिमिटेड होती है। इसमें हम चाहे जितने डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। तो हमारे ब्रेन की जो LTM मेमोरी है बहुत इम्पोर्टेंट मेमोरी है, ये पूरे डाटा को, अनलिमिटेड डाटा को स्टोर करके रख सकता है। ये अनलिमिटेड डाटा को स्टोर करके रख सकता है। LTM की पार्ट, तो LTM का ड्यूरेशन आपको पता हो गया, अनलिमिटेड डाटा को ना 30 सेकंड से ज़्यादा और बाकी लाइफ टाइम स्टोर करके रख सकता है। तो इसके पार्ट क्या होते हैं, इसके पार्ट बेसिकली 2 होते हैं। एक तो सबसे पहला पार्ट होता है डिक्लेरेटिव मेमोरी, या इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं फैक्ट मेमोरी, या तीसरे नाम से इसको जानते हैं एक्सप्लिसिट मेमोरी, और चौथे नाम से जानते हैं नॉन प्रोसीजरल मेमोरी। सब एक ही चीज़ है, कोई अलग चीज़ नहीं, बस अलग अलग नाम है, नाम एक ही है। डिक्लेरेटिव मेमोरी बोलिए, फैक्ट मेमोरी बोलिए, एक्सप्लिसिट मेमोरी बोलिए, नॉन प्रोसीजरल मेमोरी बोलिए। और जो दूसरा इसका पार्ट है, जस्ट इसको, ये डिक्लेरेटिव था तो ये नॉन डिक्लेरेटिव हो जाएगा। क्या? नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी। ये नॉन प्रोसीजरल था तो ये क्या हो जाएगा, प्रोसीजरल मेमोरी। क्या? प्रोसीजरल मेमोरी। ये फैक्ट मेमोरी थी तो क्या बन जाएगी, ये स्किल मेमोरी बन जाएगी। क्या? स्किल मेमोरी। और ये एक्सप्लिसिट था, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है स्पष्ट, तो ये बन जाएगी इम्प्लिसिट मेमोरी। इम्प्लिसिट का मतलब होता है अस्पष्ट। तो इसके 2 पार्ट होती हैं, तो इसका 2 पार्ट अब याद रखिएगा। पहला फैक्ट मेमोरी या स्किल मेमोरी, डिक्लेरेटिव मेमोरी या फिर इसको बोलते हैं नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी, एक्सप्लिसिट मेमोरी या इम्प्लिसिट मेमोरी, या फिर नॉन प्रोसीजरल मेमोरी का प्रोसीजरल मेमोरी। इसके बारे में भी हम डिटेल पढ़ेंगे, अभी बस मैं 4 पार्ट बता रहा हूँ। और जो डिक्लेरेटिव मेमोरी होता है या फैक्ट मेमोरी होता है, एक्सप्लिसिट मेमोरी या स्पष्ट मेमोरी होती है, नॉन प्रोसीजरल मेमोरी होती है, उसके 2 पार्ट होते हैं। एक तो A और इधर B। पहले को बोलते हैं एपिसोडिक मेमोरी ना, एपिसोडिक मेमोरी, और दूसरे को बोलते हैं सिमेंटिक मेमोरी। क्या?
बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है, इसी से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, तो ये चार्ट याद रखिएगा। एपिसोडिक मेमोरी या सिमेंटिक मेमोरी। और एपिसोडिक मेमोरी के भी दो पार्ट हैं, एक ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी होती है, क्या ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी, दूसरा होती है फ्लैश मेमोरी, फ्लैश बल्ब, क्या FLAS फ्लैश बल्ब मेमोरी होती है। तो ये दोनों एपिसोडिक मेमोरी के अंदर आते हैं, इसके बारे में भी हम डिटेल पढ़ेंगे। तो आप याद रखिएगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी के कितने पार्ट, दो पार्ट, डिक्लेरेटिव मेमोरी, नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी। और डिक्लेरेटिव अफेक्ट मेमोरी के कितने पार्ट, एपिसोडिक मेमोरी दो पार्ट, एपिसोडिक मेमोरी, सिमेंटिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी अभी मैं थोड़ा मैं डिटेल भी डिस्कस करूँगा, अभी थोड़े में डिस्कस करता हूँ। एपिसोडिक जो मेमोरी होती है, डाटा को टेम्पोरल इवेंट के सीक्वेंस के रूप में से संबंधित होती है। जो एपिसोडिक की मेमोरी है आपकी, ये क्या करती है, मतलब टाइम से रिलेटेड जो डाटा स्टोर होता है वो हमारा एपिसोडिक मेमोरी में होता है। किसमें, एपिसोडिक मेमोरी में होता है। और सिमेंटिक मेमोरी क्या होती है, जो मीनिंगफुल चीज़ें होती हैं, जिसमें मीनिंग ज़्यादा स्टोर करके रखते हैं, वो सिमेंटिक मेमोरी में होती है। तो एपिसोडिक मेमोरी में क्या होती है, एपिसोडिक मेमोरी में वो हमारा टेम्पोरल इवेंट, मतलब टेम्पोरल इवेंट के सीक्वेंसेस, मतलब टाइम से रिलेटेड जो डाटा स्टोर होगा एपिसोडिक में, और जो मीनिंग से रिलेटेड होगा वो हमारा सिमेंटिक में स्टोर होगा। मीनिंग से रिलेटेड कहाँ होगा, सिमेंटिक में। मीनिंग से रिलेटेड कहाँ होगा, सिमेंटिक में। विलियम जेम्स ने LTM को, अगर पूछे एक क्वेश्चन ये आता है, किसने लॉन्ग टर्म मेमोरी को, LTM को लॉन्ग टर्म मेमोरी, LTM मतलब लॉन्ग टर्म मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी में बांटा है, तो विलियम जेम्स ने लॉन्ग टर्म को प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में बांटा। इसे इनएक्टिव मेमोरी भी कहा जाता है। किसको, इनएक्टिव मेमोरी कहा जाता है, LTM को। LTM जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है, इसको इनएक्टिव मेमोरी कहा जाता है, क्योंकि LTM में सूचना को वर्तमान समय में नहीं लाया जाता है डायरेक्ट। क्यों, क्योंकि हम अभी सीखे थे वर्किंग मेमोरी क्या करती है, LTM से बफर मॉडल में सीखा था, LTM से बफर मॉडल के रूप में लाते ना, बफर एपिसोडिक बफर क्या LTM से सूचना को लेकर के कॉन्सेप्ट में यूज करता है। तो हमारा LTM जो है, ये LTM ये डायरेक्ट नहीं हमारा क्या करता है, सूचना को हम कॉन्सेप्ट में ला पाते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट में LTM डायरेक्ट यूज नहीं होता कभी, इसलिए इसको हम इनएक्टिव मेमोरी बोलते हैं। ये इनएक्टिव रहता है, स्टोर रहता है, जैसे जैसे हमको ज़रूरत पड़ती है हम क्या करते हैं, बफर मॉडल से बोलते हैं भाई लॉन्ग टर्म मेमोरी से जाओ ले आओ, और वो जो स्टोर करके रखा रहता है तुरंत आके कॉन्सेप्ट में यूज होता है। जैसे हम कुछ भी बोल रहे हैं, हमको जो कुछ भी याद है, या आपको जो कुछ भी याद है उसको आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, आपको न जाने कितने बचपन से लेकर के अभी तक जब आप बड़े हुए हैं, आज के डेट में अभी टाइम तक न जाने कितने डाटा स्टोर है, लेकिन अगर आपको उसको यूज करना हो तो कैसे यूज कर रहे हैं, वो डायरेक्ट नहीं यूज हो रही हैं, वो डायरेक्ट पहले बफर मॉडल उसको ले रहा है, फिर एक्जीक्यूटिंग फंक्शनिंग के लिए प्रोसीड हो रही है, वर्किंग मेमोरी में आ रही है। तो वर्किंग मेमोरी कॉन्सेप्ट के लिए जिम्मेदार होती है, ये वर्किंग मेमोरी, ना कि LTM। तो इसलिए वर्किंग मेमोरी क्या होती है, एक्टिव मेमोरी होती है, हम एक्टिव होते हैं इसमें, और LTM में क्या होता है, इनएक्टिव होता है। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अभी हम LTM देख रहे हैं। LTM रिलेटिवली रूप से परमानेंट नेचर का होता है, ये परमानेंट नेचर का होता है, जो इसमें अगर एक बार याद हो जाता है और बहुत दिन तक इसमें स्टोर रहता है। बार्टलेट ने 1932 में, 1932 में बार्टलेट ने क्या कहा, ये कंस्ट्रक्टिव मेंटल प्रोसेस है। लॉन्ग टर्म मेमोरी को क्या बोला, एक तरह का कंस्ट्रक्टिव मेंटल प्रोसेस है, मतलब इसमें कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट करते रहते हैं। इसके बारे में जब बार्टलेट का एक एक्सपेरिमेंट आएगा तो मैं डिटेल बताऊंगा। अभी बस आप ये याद रखिए, किसने कहा कंस्ट्रक्टिव मेंटल प्रोसेस है, तो बार्टलेट ने
1932 में। यह डाटा को लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रखता है। अभी मैंने बताया ये डाटा को क्या करेगा, लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रखने का काम करता है। कौन? एलटीएम। एलटीएम में वे सूचनाएं अधिक सक्रिय होती हैं जो इनकम्प्लीट होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होती हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन की अपेक्षा। इसको हम बोलते हैं ज़ैगर्निक इफ़ेक्ट। पूछेगा ज़ैगर्निक इफ़ेक्ट क्या है, तो ज़ैगर्निक इफ़ेक्ट में हम क्या करते हैं, मान लीजिए आपको एक टास्क दिया गया और आपने टास्क कंप्लीट कर लिया ना, टास्क कंप्लीट कर लिया तो वो धीरे धीरे बात समाप्त हो जाती है। लेकिन अगर आपको एक टास्क दिया गया और उसका ये पूरा टास्क था, आप आधा ही काम कर पाएँ तो वो आपके दिमाग में एक्टिव रहता है, हमेशा चलता रहता है कि अभी काम नहीं हुआ, अभी ऐसे है वैसे है, आपको काम करना है, तो वो हमेशा एक्टिव रहती है। तो जो इनकम्प्लीट टास्क होता है या इनकम्प्लीट आपका काम है, मतलब अधूरा काम है जिसको आपने पूरा नहीं किया वो काम है, और एक दूसरा काम जो कंप्लीट काम है जिसको आपने पूरा कर लिया, अधूरा नहीं है, की अपेक्षा ये इनकम्प्लीट टास्क एक्टिव होता है कंप्लीट टास्क की अपेक्षा। तो मतलब जो आपका काम अधूरा है वो एक्टिव रहता है और जो काम पूरा हो गया वो एक्टिव नहीं रहता है। इसलिए तो इस तरह के इफ़ेक्ट को सबसे पहले ज़ैगर्निक ने देखा था, उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा ज़ैगर्निक इफ़ेक्ट। तो ज़ैगर्निक इफ़ेक्ट क्या है ना, तो इनकम्प्लीट टास्क ज़्यादा एक्टिव होता है कंप्लीट टास्क की अपेक्षा ना, या कोई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, कोई इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, वो ज़्यादा एक्टिव रहता है आपके दिमाग में। जैसे एक एग्जांपल मैं दूँ, अगर आपसे कोई बात कर रहा है और आपको आधी बात बता दे तो आपके अंदर एक्साइटमेंट ज़्यादा रहता है कि इसके आगे क्या हुआ। लेकिन अगर आपको कोई पूरी बात बता के चला गया तो उसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं होता, आप उसके पीछे सोचते नहीं। तो जब कोई आधी बात बता देता है तो हम हमेशा एक्साइटेड होते हैं, एक्टिव होते हैं कि भैया आगे वाली बात बता दो कि आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ। या कोई एपिसोड देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं तो आप एक्टिव रहते हैं। अगर आधा देखे रहते हैं तो उसके आगे क्या हुआ आपको देखने की इच्छा रहती है। बट अगर आपने पूरा देख लिया तो आपको कोई इच्छा नहीं रहती है, आपका काम ख़त्म हो गया होता। तो इस तरह के इफ़ेक्ट को हम बोलते हैं ज़ैगर्निक इफ़ेक्ट। तो बनारसी अंदाज में थोड़ा आप हम पढ़ने की कोशिश करेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट, एलटीएम जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है, डाटा स्टोर होता है, ऑर्गेनाइज एंड मीनिंगफुल नेचर का होता है। क्योंकि जो चीज़ आप स्टोर करके रखते हैं वो ऑर्गेनाइज होता है। जो चीज़ ऑर्गेनाइज होती है वो आपको सही लगती है, सही लगती है तो मीनिंग उसमें आएगा ही आएगा, तो वो मीनिंगफुल नेचर का होता है। जब हम डाटा को स्टोर करते हैं ऑर्गेनाइज वे में तो वो मीनिंग है। तो एलटीएम की क्वालिटी होती है, वो ऑर्गेनाइज होता है, दूसरा मीनिंगफुल होता है। तीसरा, नेक्स्ट छठा, शेफर्ड ने 1967 में क्या बताया, एलटीएम की एक्यूरेसी खासकर विजुअल मटेरियल की अधिक होती है। आपने देखा होगा जो चीज़ों को आपने आँख से देखा है, उसके बारे में सुना है, वो चीज़ें आपको ज़्यादा याद रहती है। अगर सिर्फ आपने उसके बारे में सुना है, देखा नहीं है, तो आपको चीज़ें याद नहीं आती है। जैसे अगर आपने किसी मैथ में किसी फार्मूले को क्या किया है, ये फार्मूला करके सीखा है, क्योंकि आपको फार्मूले के हर एक स्टेप आपने देखा हुआ किसके क्या बाद होता है, कैसे कैसे आप करते हैं, तो आप इजीली कर लेते हैं। बट अगर आप थ्योरेटिकली कोई बता दे, आप किए ना हो, तो आप नहीं कर पाते। तो क्यों? क्योंकि जब हम कोई चीज़ करते हैं तो विजुअली उसको हम देखते हैं ना, तो इजीली हम सीख जाते हैं। जैसे हम मोटर पार्ट या अगर गाड़ी बनाना हो, मान लीजिए 4 व्हीलर है, ये 4 व्हीलर है, आपको 4 व्हीलर बनाना होगा। तो 4 व्हीलर बनाने के लिए अगर आपको कोई थ्योरी बता दे सिर्फ कि ऐसे ऐसे बनेगा, तो आप नहीं बना पाएंगे। लेकिन अगर आपको किसी ने ये बना करके दिखाया है और आपने इसको खोल खोल के एक एक पार्ट को बना करके सीखा है, तो आप बहुत ईजीली इसको बना लेंगे। तो ये अंतर होता है। शेफर्ड ने एक स्टडी किया था, उसमें बताया कि विजुअल मटेरियल मतलब जिन चीज़ों को हम देख करके करके सीखते हैं, वो चीज़ें हमको ज़्यादा
अधिक समय तक उसकी एक्यूरेसी रहती है, वो हमको ज़्यादा याद रहती है अच्छे तरीके से। फिर एलटीएम में आपको दो चीज़ इम्पॉर्टेंट चीज़ होगा, एक रिकॉल वर्ड आता है, एक रिकॉग्निशन वर्ड आता है। तो रिकॉल वर्ड क्या होता है, रिकॉग्निशन क्या होता है, आपको समझना पड़ेगा। रिकॉल, अगर हमने आपको कुछ याद करने के लिए दिया, ठीक, और फिर मान लीजिए 1 2 3 4 5 कोई चीज़ आपको याद करने के लिए दिया हुआ 1 2 3 4 ये लाइन 2 लाइन जैसे, और हमने फिर इसको हटा लिया, फिर हमने आपको कहा कि चलिए बताइए ये क्या था, फिर हम आपसे पूछने लगे, तो और उसमें आप कोई क्लू न दें, हम पूछे भी और आपको कोई क्लू ना दें, तो इस तरह से जो आप हमको बताएंगे उसको बोला जाता है रिकॉल करके आप बता रहे हैं। तो रिकॉल क्या होता है, जब आपको क्लू के बिना कोई चीज़ बताना हो तो रिकॉल होगा आपका, मतलब इसमें डाटा को बताने के लिए कोई क्लू नहीं दिया। जैसे मैं पूछूं बंदर कैसा होता है, तो बंदर कैसा होता है, तो आप छोटा बच्चा जो बहुत कम देखा है तो रिकॉल करने में उसको प्रॉब्लम होती है। बट रिकॉग्निशन क्या होता है, रिकॉग्निशन को हिंदी में प्रतिविज्ञान बोलते हैं, रिकॉल को प्रत्याहन बोलते हैं, याद रखिएगा। तो रिकॉग्निशन क्या है, इसमें डाटा को बताने के लिए क्लू दिया जाता है। जैसे मैंने इसमें पूछा किसी बच्चे से जिसके लंबे पूँछ होते हैं, लंबी छलांग लगाते हैं, पैर भी 4 पैर भी होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं। तो लंबी पूँछ होती है एक, और 4 पैर भी होते हैं, लंबी छलांग लगाते हैं, तो वो गेस करेगा क्या पूछ रहे हैं, बंदर। तो इस तरह के अगर हम कोई चीज़ पूछ रहे हैं तो रिकॉग्निशन, जिसमें हम कुछ क्लू दे दें तो वो रिकॉग्निशन, जिसमें क्लू ना दें तो वो रिकॉल। याद रखिएगा क्लू, रिकॉल और रिकॉग्निशन में क्या डिफरेंस। रिकॉल विदाउट क्लू, रिकॉग्निशन विथ क्लू, ठीक। नेक्स्ट, अब हम मेन टॉपिक पढ़ेंगे। अभी एक बार हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। एलटीएम में मैंने आपको बताया कि एलटीएम पढ़ा रहे हैं अभी, तो एलटीएम में ना 30 सेकंड से ज़्यादा और लाइफ टाइम तक जो डाटा स्टोर रहेगा उसको हम एलटीएम बोलते हैं। एलटीएम के 2 पार्ट होते हैं, पहले पार्ट को डिक्लेरेटिव मेमोरी या फैक्ट मेमोरी या एक्सप्लिसिट मेमोरी या नॉन प्रोसीजरल मेमोरी बोलते हैं। दूसरे पार्ट को नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी, प्रोसीजरल मेमोरी, स्किल मेमोरी या इम्प्लिसिट मेमोरी बोलते हैं। और जो आपका फैक्ट मेमोरी, एक्सप्लिसिट मेमोरी, उसके 2 पार्ट होते हैं, एपिसोडिक मेमोरी, सिमेंटिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी में 2 पार्ट है, इससे ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी, फ्लैश बल्ब मेमोरी। और एपिसोडिक मेमोरी में क्या होते हैं, ये टाइम से रिलेटेड डाटा स्टोर होता है। सिमेंटिक मेमोरी में क्या होता है, ये मीनिंग से रिलेटेड डाटा स्टोर होता है। और विलियम जेम्स ने सबसे पहले लॉन्ग टर्म मेमोरी के 2 पार्ट बताए थे, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। इनएक्टिव मेमोरी, एलटीएम को इनएक्टिव मेमोरी कहते हैं, और जबकि वर्किंग मेमोरी को क्या बोलते हैं, एक्टिव मेमोरी बोलते हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे एलटीएम के, पहला ये परमानेंट नेचर का होता है, बार्टलेट ने 1932 में इसको कंस्ट्रक्टिव मेंटल प्रोसेस कहा। और लॉन्ग टाइम तक डाटा को स्टोर करके रख सकता है। एक जैगर्निक इफेक्ट आता है इसमें ना, इनकम्प्लीट चीज़ें आपको ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है कंप्लीट चीज़ों की अपेक्षा। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइज और मीनिंगफुल नेचर का जो एलटीएम होता है उसका नेचर क्या है, ऑर्गेनाइज होता है और मीनिंगफुल नेचर का होता है। शेफर्ड ने 1967 में क्या बताया, विजुअल मटेरियल ज़्यादा क्या होता है, परमानेंट एक्यूरेसी उसकी ज़्यादा होती है ना। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि रिकॉल, और मैंने बताया था रिकॉल और रिकॉग्निशन क्या होता है, विदाउट क्लू, रिकॉल विथ क्लू, रिकॉग्निशन। नेक्स्ट बात करते हैं, अब हम यहाँ से बात करेंगे एलटीएम की इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, लॉन्ग टर्म मेमोरी के इम्पॉर्टेंट क्या क्या टॉपिक्स हैं, आपको ये पढ़ना पड़ेगा। और मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो इसलिए हम इस पार्ट को ना बहुत फोकस होकर पढ़ेंगे। तो आपको एलटीएम में क्या क्या पढ़ना है, एपिसोडिक मेमोरी पढ़नी है, सिमेंटिक मेमोरी पढ़नी है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। रिट्राइवल फ्रॉम एलटीएम, लॉन्ग टर्म मेमोरी से हम कैसे चीज़ों को याद करते हैं, इस चीज़ों को देखेंगे। थ्योरीज ऑफ सिमेंटिक मेमोरी के क्या क्या थ्योरियाँ हैं। रोल ऑफ मोटिवेशन, इमोशन इन लॉन्ग टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी में मोटिवेशन का क्या रोल होता है, इमोशन का क्या रोल होता है। तीसरा पढ़ेंगे
नेक्स्ट 5वां पढ़ेंगे लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, डिफरेंस क्या है। जो शॉर्ट टर्म मेमोरी भी आप पढ़ कर आए हैं और लॉन्ग टर्म, तो इसका कंपैरेटिव स्टडी एक देखेंगे। फिर देखेंगे लॉन्ग टर्म मेमोरी में फॉरगेटिंग कैसे चीज़ें हो जाती है, तो फॉरगेटिंग इन लॉन्ग टर्म मेमोरी मतलब लॉन्ग टर्म मेमोरी से भी चीज़ें कैसे भूल जाती हैं, इन चीज़ों को देखेंगे। नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी क्या होती है, मतलब नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी क्या, ये देखिए लॉन्ग टर्म नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी मतलब ये प्रोसीजरल मेमोरी, स्किल मेमोरी या इम्प्लिसिट मेमोरी, ये आपको देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी भी पढ़ेंगे, फ्लैशबल्ब भी मेमोरी पढ़ेंगे डिटेल में। तो अभी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी अभी मैंने बताते हैं एपिसोडिक मेमोरी और सिमेंटिक मेमोरी के बारे में बात करेंगे। यहाँ से एपिसोडिक मेमोरी, सिमेंटिक मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी में ये एपिसोडिक मेमोरी और सिमेंटिक मेमोरी किसके पार्ट है, ये हमारे अभी मैंने बताया था कि ये एपिसोडिक मेमोरी, सिमेंटिक मेमोरी किसके पार्ट है, एक्सप्लिसिट मेमोरी के पार्ट है, या नॉन प्रोसीजरल मेमोरी का पार्ट है, फैक्ट मेमोरी का पार्ट है, डिक्लेरेटिव मेमोरी का पार्ट है। मतलब ऐसी मेमोरी जो स्पष्ट हो आपको, जो फैक्ट के रूप में आपके पास हो ना, जिसको आप घोषणात्मक स्मृति भी बोलते हैं, जिसको आप डिक्लेयर कर पाएँ ना, जिसको ऐसी मेमोरी जो प्रोसीजर जिसमें ना, जिसमें प्रोसीजर की बात ना हो, प्रोसीजरल चीज़ें आपको ना उसमें हो, तो इसलिए नॉन प्रोसीजरल मेमोरी। तो ये अगर ऐसी मेमोरी है तो उसमें हम एपिसोडिक मेमोरी, सिमेंटिक मेमोरी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हम मेमोरी पढ़ रहे हैं वो क्या है, वो एक्सप्लिसिट मेमोरी है। एक्सप्लिसिट मेमोरी की बात करने जा रहे हैं, एपिसोडिक मेमोरी, सिमेंटिक मेमोरी। तो अकॉर्डिंग टू टुल्विन ने 1972 में एक्सप्लिसिट मेमोरी या नॉन प्रोसीजरल मेमोरी को 2 पार्ट में डिवाइड किया। क्या बताया, 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक बताया एपिसोडिक मेमोरी, प्रासंगिक मेमोरी भी बोलते हैं इसको, दूसरा इसको बोलते हैं सिमेंटिक मेमोरी, या इसको जेनेरिक मेमोरी बोलते हैं, जनरल मेमोरी, जनरल नॉलेज से रिलेटेड मेमोरी आपकी जो होती है वो सिमेंटिक मेमोरी होती है। तो मतलब जनरल नॉलेज से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आपके दिमाग में स्टोर है वो सब जेनेरिक मेमोरी या सिमेंटिक मेमोरी है। और समय से रिलेटेड जितने डाटा आपके दिमाग में स्टोर है सब एपिसोडिक मेमोरी है। तो एपिसोडिक मेमोरी क्या है, यहाँ से देखते हैं। डेटेड घटनाएं इसमें स्टोर होती हैं। जैसे एग्जांपल में कि मुझे याद है कि कल की जीवन की शुरुआत बहुत कष्टमय थी, मेरे लाइफ का जो पार्ट था बहुत ही डिफ़िकल्ट था। या आपको याद है कि आपके लाइफ का कौन सा पार्ट डिफ़िकल्ट था, तो वो टाइम है, वो ड्यूरेशन है, वो एक निश्चित समय है। तो समय से रिलेटेड जो डाटा स्टोर होगा वो एपिसोडिक। या मुझे कल 10 बजे तक कॉलेज पहुंचना है या ऑफिस पहुंचना है, अगर आपको याद है कल कोई इवेंट होने वाला, तो ये भी आपको टाइम से रिलेटेड है, ये आपको टाइम याद है। या परसों या 10 दिन बाद किसी की शादी में आपको जाना है, वो चीज़ें आपको याद है। तो एक तरीके से वो एपिसोड है, टाइम है, वो टाइम है। तो टाइम से रिलेटेड जो चीज़ें याद होंगी उसको हम क्या बोलते हैं, एपिसोडिक मेमोरी बोलते हैं। और जैसे कल मैं ट्रेन में उनसे मिला, आपको ये भी याद है कि आप कल ट्रेन में किससे मिले थे, या कल कॉलेज में किससे मिले थे, या परसों आप किससे मिले थे। तो इस तरह की मेमोरी को हम बोलते हैं एपिसोडिक मेमोरी। मतलब जब टाइम आ जाए उसमें और वो आपके दिमाग में बातें स्टोर हो तो उसको एपिसोडिक मेमोरी बोलते हैं। एपिसोडिक मेमोरी मैंने बताया था। ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी क्या होती है, इसके अंदर ही आता है। और फ्लैश मेमोरी और ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी का प्रकार है। फ्लैश बल्ब मेमोरी क्या है, ये भी ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी के अंदर आता है। ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी के अंदर एक मेमोरी आती है जिसको बोलते हैं फ्लैश बल्ब मेमोरी। ये दोनों अलग नहीं, एक ही चीज़ होती है, बट इसमें इमोशन जुड़ा होता है। इसमें आश्चर्यचकित करने वाली इमोशन हमारे क्या है, फ्लैश बल्ब मेमोरी में जुड़े होते हैं। आँख बंद करेंगे तुरंत आपको याद आने लगेगा। तो अभी इसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। दूसरा पार्ट है सिमेंटिक मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी क्या होती है, इसमें मैंने बताया आपको वर्ड्स, कॉन्सेप्ट, फैक्ट्स, सिंबल या जनरल नॉलेज से रिलेटेड चीज़ जब आपकी स्टोर होती है, मीनिंगफुल डाटा स्टोर होती हैं, उसको हम जेनेरिक मेमोरी
भी कहते हैं या सिमेंटिक मेमोरी कहते हैं। जैसे आपको कोई थ्योरी याद है, कोई फार्मूला याद है, कॉन्सेप्ट याद है, तो ये सब कैसे याद है, वो जिस जहाँ याद है उस सब मेमोरी को हम क्या बोलेंगे, सिमेंटिक मेमोरी बोल देंगे। अर्थ, जिसमें मीनिंग हो, जिसमें अर्थ हो, अर्थ आपको पता, मीनिंग पता हो, फैक्ट्स पता हो, सिंबल्स पता हो, कॉन्सेप्ट पता हो, वर्ड्स उसमें हो, ये सब तरह के मेमोरी हमारी क्या कहलाएंगे, सिमेंटिक मेमोरी कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में मखमल मुलायम होता है, आपको पता है मखमल मुलायम होता है, ठीक। जल का जो रासायनिक सूत्र होता है ना, वाटर को हम क्या बोलते हैं, H2O बोलते हैं, आपको ये याद है, ये भी एक फैक्ट है ना। 0 × 5 क्या होता है, 0 होता है, ये भी एक तरीके का कॉन्सेप्ट है ना। 0 को किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करिए 0 आ जाती है, आपको पता है। तो ये सब तरह की जो मेमोरी होती है वो सब सिमेंटिक मेमोरी होती है। अब हम बात करते हैं जो एपिसोडिक मेमोरी सिमेंटिक मेमोरी में डिफरेंस क्या क्या होता है। क्वेश्चन यहाँ से भी है। तो डाटा रिलेटेड टू व्हेन, जब हम व्हेन से क्वेश्चन करें, व्हेन से क्वेश्चन मार्क लगाएं, जो हमको मिले वो एपिसोडिक मेमोरी। और जब हम डाटा को वाई एंड हाउ से क्वेश्चन मार्क लगाएं, जो हमको मिले वो सिमेंटिक मेमोरी। जैसे एग्जांपल में आपने खाना कल कब खाया, तो आप बताएंगे रात को 8 बजे। तो रात को 8 बजे जो टाइम बता रहे हैं ना वो एपिसोडिक मेमोरी। हमने अगर आपसे पूछा आपने रात को कल खाना क्यों खाया, तो आप बोलेंगे मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने खाना खाया। तो आप रीज़न बता रहे हैं, वहाँ कोई फैक्ट बता रहे हैं, तो एक तरीके से वो जेनिक मेमोरी है। और हमने ये पूछा आपने कैसे खाया, तो आप बताएंगे मैंने हाथ से लेकर के खाया, चम्मच से खाया, तो ये भी एक तरीके की सिमेंटिक मेमोरी है। तो जो एपिसोडिक मेमोरी होता है वो टाइम से रिलेटेड होता है, तो उसकी फॉरगेटिंग मतलब फास्ट होती है, वो मतलब वो चीज़ें आपको बहुत जल्दी भूल जाती है। बट इसमें फॉरगेटिंग क्या होता है, सिमेंटिक मेमोरी में ना, एपिसोडिक मेमोरी के अपेक्षा फॉरगेटिंग मतलब बहुत स्लो होता है, मतलब चीज़ें बहुत धीरे धीरे बोलती है, क्योंकि एक बार आपको कॉन्सेप्ट पता हो जाता है, बहुत टाइम लगता है इसको बोलने में। नीड टू क्यू, इसमें हमको क्यू की ज़रूरत पड़ती है। जब हम एपिसोडिक की बात करते हैं तो अक्सर हमको क्यू की ज़रूरत पड़ती है। तो क्यू की ज़रूरत पड़ती है मतलब रिकॉग्निशन होता है। नो नीड टू क्यू बट इनडायरेक्ट नीड, इसमें डायरेक्ट तो ज़रूरत नहीं होती है बट इनडायरेक्ट इसमें ज़रूरत होती है। लेस स्टेबल नेचर, अभी मैंने बताया जब आपको बहुत जल्दी फॉरगेट हो जाएगा तो उसका स्टेबल नेचर क्या होगा, मतलब बहुत कम समय के लिए, वो कोई निश्चित नहीं है कब तक के लिए रहेगा। बट ये मोस्ट स्टेबल नेचर जो सिमेंटिक मेमोरी होता है ये आपका स्टेबल नेचर का होता है, बहुत लंबे समय तक स्टोर रहता है। रिकलेक्टिव एक्सपीरियंसेस अवेलेबल, इसमें हमको बार बार रिकलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती रहती है। नो अवेलेबिलिटी ऑफ द रिकलेक्शन एक्सपीरियंसेस, हमको बार बार एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत नहीं होती, एक बार याद हो जाता है तो वो मीनिंग समझ में आ जाता है, तो हमको लॉन्ग टर्म तक याद रहती है। सेंसरी कंपोनेंट क्या होते हैं इसमें, आप आँख से देखते हैं, ऑडिटरी होता है, टैक्टाइल आप टच करके देखते हैं, ऑलफैक्टरी मतलब आप स्मेल करके देखते हैं, प्रेजेंट होता है। बट इसमें नो सेंसरी कंपोनेंट, इसमें सेंसरी कंपोनेंट नहीं होता है, इसमें मीनिंग इम्पॉर्टेंट होता है। इमोशन प्रेजेंट, इसमें इमोशन होता है जबकि इसमें इमोशन प्रेजेंट नहीं होता है। जब टाइम की बात होती है तो उसमें इमोशन अक्सर आता है, और जब हमारा सिमेंटिक मेमोरी होगा तो उसमें इमोशन नहीं होता। तो अब याद रखिएगा ये बेसिक डिफरेंस है एपिसोडिक मेमोरी सिमेंटिक मेमोरी के बीच में। फिर नेक्स्ट बात आती है ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी। अभी मैंने बताया था ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी को विलियम वैगनर 1986 और बैडले 1990 में बताया। ये एक तरह का एपिसोडिक मेमोरी है। अभी मैंने बताया था ना एपिसोडिक मेमोरी के कौन पार्ट होते हैं, ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी, और ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी में क्या आता है, फ्लैश बल्ब मेमोरी। क्या, फ्लैश बल्ब मेमोरी। तो ये एपिसोडिक मेमोरी का पार्ट है। ज़िंदगी में घटने वाली घटनाएं इसमें स्टोर होती हैं। आपके लाइफ में जो भी घटनाएं हैं ये सारी घटनाएं आपके ब्रेन में स्टोर हो रही है। ये सारे
मेमोरी को हम क्या बोलेंगे, ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी। इसकी स्टडी क्वेश्चनेयर या डायरी स्टडी मेथड द्वारा किया जा सकता है। इसको हम तभी आपसे पूछ सकते हैं जब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे या आपको आपकी डायरी देखे जो आप डायरी में लिखते हो, तभी आप पता चल पाएगा कि आपकी ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी क्या है। इसमें दो तरह के प्रश्नों पर विचार किया जाता है। पहला कि ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी की शुरुआत कब हुई आपके लाइफ में, कब आप उसको स्टोर करना स्टार्ट की, क्योंकि 2-3 साल के जब होते हैं तब तक आपको वो चीज़ें याद नहीं होती। जब आप थोड़ा बड़े होते हैं तब आपको चीज़ें याद होना शुरू होती हैं। तो इसकी शुरुआत कब होती है, क्वेश्चन तो ये। दूसरा, इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, इसको आप कैसे कैसे स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि वो ड्यूरेशन होता है ना, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल की चीज़ों को आपको कैसे स्टोर करके रख रहे हैं। तो व्हेन डज ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी बिगिंस, कब ये स्टार्ट होता है, तो कुछ एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि 2 से 3 साल तक की आयु कोई व्यक्ति बता सकता है। इसके पहले की आयु को वह नहीं बता पाता है। क्यों? क्योंकि भाषा का विकास, लैंग्वेज का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। इस टाइम में वो डाटा अव्यक्त अवस्था में रहती है। तो 2 या 3 साल के जब आप होते हैं उसके बाद के आप डाटा को बता पाएंगे। हाउ इज ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी ऑर्गेनाइज, कैसे ऑर्गेनाइज होती है। तो रूबिन सच काइंड 1997 में एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने बताया उनके अनुसार इमोशनली डाटा अधिक ऑर्गेनाइज होता है। जैसे जब आप 0 से 10 साल के होते हैं तब बहुत कम डाटा आपके दिमाग में स्टोर होता है ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी में, बट जब आप 10 से 20 साल होते हैं तो थोड़ा अधिक होता है ना पहले की अपेक्षा। बट जब आप 20 से 30 साल का होते हैं तो मैक्सिमम डाटा आपको स्टोर होता है। क्यों 20 से 30 साल के एज में आपको डाटा स्टोर होता है? क्योंकि इसमें अधिक होता है, क्योंकि इसमें इमोशन चीज़ें ज़्यादा होती है। हमने बताया ना इमोशनली, यहाँ पे जो इमोशनली डाटा होता है वो ऑर्गेनाइज होता है। तो इमोशनली क्या, अब जब 20 से 30 साल होते हैं तो इसी में आप शादी विवाह भी करते हैं, इसी में प्यार मोहब्बत भी होता है, इसमें आप नौकरी भी पाते हैं, इसमें महत्वपूर्ण आपको डिग्रियाँ भी मिलती हैं, इसी में आप कोई अपना बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं। तो मैक्सिमम जो इमोशन से रिलेटेड है ना इसी एज में होता है, 20 से 30। इसलिए कहा जाता है कि इमोशनली चीज़ें अधिक घटित होने की वजह से आपको 20 से 30 साल के एज में जो डाटा स्टोर होता है आपके दिमाग में ऑटोबायोग्राफी में, वो आपको ज़्यादा स्टोर रहते हैं। तो इसका भी क्वेश्चन का आंसर मिल गया। कब ज़्यादा ऑर्गेनाइज होती है? 20 से 30 साल के एज में ज़्यादा ऑर्गेनाइज होती है। आप कब तक मेमोरी कब तक स्टार्ट होती है? 2 से 3 साल के बाद ही आपका ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी स्टार्ट होता है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन 2 मिनट का आप लोग रेस्ट ले लीजिए, नहीं कंटिन्यू पढ़ रहे 1 घंटे 7 मिनट से, आके 2 मिनट के बाद पढ़ाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कम बैक, हम लोग वापस आते हैं। रिट्राइवल फ्रॉम द लॉन्ग टर्म मेमोरी, मतलब जो हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी होता है उससे हम चीज़ों को निकालते कैसे हैं, कैसे हम चीज़ों को क्या करते हैं, याद करते हैं। तो 2 तरीके से याद करते हैं, एक तो रिकॉल और रिकॉग्निशन। मैंने रिकॉल बताया था नो क्लू, इसमें क्लू की ज़रूरत नहीं होती है। रिकॉग्निशन में क्लू की ज़रूरत होती है। तो रिकॉल के द्वारा मतलब आप जो चीज़ स्टोर की है, मान लीजिए जो चीज़ आप याद किए, हम पूछे बताओ। दूसरा चीज़ ये भी पूछ सकते, कुछ क्लू दे दे कि अच्छा ये चीज़ ऐसे बताओ, जो मैंने बंदर वाला एग्जांपल दिया था। तो यहाँ से आप दोनों बता सकते हैं, रिकॉल भी कर सकते हैं, रिकॉग्निशन भी कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है टीओटी फिनोमेना, जिसको टिप ऑफ द टंग फिनोमेना बोलते हैं। क्या? टिप ऑफ द टंग। कभी कभी मस्तिष्क में डाटा तो रहता है किंतु ऐसा लगता है कि वह निकल नहीं पा रहा है मुँह से। इस घटना को हम टीओटी फिनोमेना कहते हैं। कभी कभी लोग बोलते हैं ना, अरे यार एकदम मेरे जुबान पे है लेकिन निकल नहीं रहा, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ ना। तो वो याद होता है, हमारे दिमाग में चलता रहता है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको हम बोल नहीं पाते। हमारे दिमाग में लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर रहता है, वो हमारे वर्किंग मेमोरी में आ नहीं पाता। जैसे वो कॉन्शस में आता है तो हम बोल देते हैं, कॉन्शस में नहीं आ रहा, याद आ रहा। तो इस तरह के फिनोमेना को हम बोलते हैं टिप ऑफ द टंग फिनोमेना ना। बोलते हैं एकदम जुबान पे बात है लेकिन निकल नहीं रही।
तो इस तरह की घटना को हम बोलते हैं टीओटी फेनोमेना। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी से रिट्राइवल की प्रक्रिया निम्नलिखित कारकों से प्रभावित होती है। जब हम लॉन्ग टर्म मेमोरी से चीज़ों को याद करके ले आते हैं, बाहर निकालते हैं, तो दो चीज़ इम्पोर्टेंट होता है उसमें। एक तो ऑर्गेनाइजेशन इन मटेरियल्स, रिट्राइवल क्यूज। ऑर्गेनाइजेशन इन मटेरियल क्या है? मतलब जिस मटेरियल को आप जितना ऑर्गेनाइज वे में अगर आप स्टोर करेंगे, वो रिट्राइवल भी, मतलब जब आप उसको याद करेंगे तो वो याद भी उसी तरीके से अच्छे होगा, उतना ही अच्छे से याद होगा, मतलब रिकॉल हो पाएगा। अगर आप ऑर्गेनाइज में नहीं किए हैं, मतलब इधर उधर आप चीज़ों को करके स्टोर किए हैं, तो वो भी चीज़ें इधर उधर करके ही निकलती है, अब टाइम लगता है। तो वही चीज़ है, ऑर्गेनाइज डेटा का रिट्राइवल और रैंडमली डेटा के रिट्राइवल से बेटर होता है। जो चीज़ ऑर्गेनाइज जितना अच्छा होगा, उसका रिट्राइवल उतना अच्छा होगा। अगर आप रैंडमली स्टोर कर दिए कहीं यहाँ कहीं वहाँ, तो फिर उसका रिट्राइवल भी क्या होगा, बेटर नहीं होगा। साल्सो 1998 के अनुसार ऑर्गेनाइजेशन महत्वपूर्ण फैक्टर है रिट्राइवल के लिए। तो याद रखिएगा, किसी चीज़ को आप याद रखिए तो बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में याद रखिए कि आपको याद रहे। रिट्राइवल क्यूज, एलटीएम में रिट्राइवल के लिए क्यू की इम्पोर्टेंट फैक्टर बहुत है, मतलब क्यू बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। दो तरह के क्यू की ज़रूरत पड़ती है, एक तो कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट रिट्राइवल क्यू, एक स्टेट डिपेंडेंट रिट्राइवल क्यू। पहला क्या, कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट रिट्राइवल क्यू, दूसरा स्टेट डिपेंडेंट रिट्राइवल क्यू। अब बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट रिट्राइवल क्यू क्या है। कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट रिट्राइवल क्यू, इसमें इन्वायरमेंट क्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई प्लेस, कोई सीन, कोई साउंड, कोई स्मेल इम्पॉर्टेंट होता है। इससे डेवलप्ड मेमोरी को कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट मेमोरी कहते हैं। जैसे किसी विशेष स्मेल को किए और आप बता दिए, ओ ये स्मेल तो समोसे का, तो जैसे ही आप स्मेल करते हैं आप तुरंत कॉन्टेक्स्ट को बता देते हैं किस चीज़ की आ रही है। अभी बारिश का मौसम है, पकौड़ियाँ बनना शुरू हो जाता, आपको स्मेल करके तुरंत बताने लगते हैं। तो ये क्या है, ये कॉन्टेक्स्ट, उस कॉन्टेक्स्ट में स्मेल ने उस कॉन्टेक्स्ट के बारे में बताया। या फिर प्लेस, आप किसी प्लेस पर गए और आपने वहाँ कोई चीज़ पहले से, कोई सीन या फिर कोई चीज़ मेमोरी आपकी वहाँ पे स्टोर है, और फिर जब आप दोबारा जाएंगे तो फिर जाते ही उस प्लेस पे आपको वो सारी चीज़ें याद आने लगेंगी। ऐसा क्यों होता है कि उस कॉन्टेक्स्ट के बारे में, वो प्लेस उस कॉन्टेक्स्ट के बारे में रिलेट करता है, जिससे चीज़ें याद होने लगती। कोई सीन वहाँ पे घटित हुआ हो, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट ही हुआ, किसी रास्ते से आप गुजरे हो और वहाँ कोई एक्सीडेंट हुआ हो, और फिर जब आप दूसरी बार उस रास्ते से गुजरते हैं तो वो सीन तुरंत याद आ जाता है, क्योंकि उस कॉन्टेक्स्ट में आप हैं, वो सीन आपके कॉन्टेक्स्ट में, इसलिए वो चीज़ें याद हो जाती। कोई साउंड, जैसे पापा जब आप शाम को घर आते हैं तो उनके बाइक की जो हॉर्न होती है, जब वो बजती है तो मुझे क्लियर हो जाता है कि वो हॉर्न किस गाड़ी का, पापा की गाड़ी का है या फिर किसी दूसरे व्यक्ति का है। तो कोई साउंड है या फिर कोई व्यक्ति बोलता है, उसके साउंड से ये बता देते हैं कि वो व्यक्ति कौन है। तो ये कॉन्टेक्स्ट के बारे में चीज़ें बताती है। तो कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड चीज़ें, जैसे हमको क्यों मिलता है, हमको चीज़ें याद आ जाती हैं। तो इस तरह के मेमोरी को हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट मेमोरी। ये कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट मेमोरी, किसी कॉन्टेक्स्ट से हम पता चल जाता है। कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, प्लेस, सीन, साउंड, स्मेल, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो कॉन्टेक्स्ट से हमको पता चल जाता है कि ये कौन सी मेमोरी है। तो इस तरह की मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट मेमोरी। दूसरा स्टेट डिपेंडेंट मेमोरी भी होता है। स्टेट डिपेंडेंट मेमोरी, ये भी देखिए, इसमें क्यू व्यक्ति के आंतरिक शारीरिक अवस्था, इंटरनल स्टेट। इसमें क्यू क्या आता है, एक्सटर्नल स्टेट से आता है, और इसमें क्यू क्या है, इंटरनल स्टेट से आता है। जैसे मान लीजिए आप जॉली मूड में, आप बहुत खुश हैं और आप खुशी में किसी चीज़ को याद किए या कोई मोमेंट एक्सपेंड किए, बिताए हैं, तो जैसे ही आप उस हैप्पी मूड में होते हैं तो वो सारी चीज़ें आपको याद आती हैं।
लेकिन जब आप सैड मूड होते हैं तो वो आप याद भी नहीं करना चाहते ना। तो अगर आपका मूड सैड है या मूड हैप्पी है, उसके हिसाब से भी चीज़ें आपको याद आती हैं ना। तो उस तरह की मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, स्टेट डिपेंडेंट मेमोरी। स्टेट डिपेंडेंट मेमोरी आपके मूड से रिलेटेड होता है। आप हैप्पी हैं या दुखी हैं, खुश हैं या दुखी हैं, इससे रिलेटेड होता है ना। तो ज़रूरी नहीं, अगर आप सैड भी हैं तो अगर सैड में जो मेमोरी स्टोर होगा तो जब आप सैड होंगे तो फिर वो चीज़ें आपको याद आने लगेगी ना। जैसे आप बहुत खुश हैं तो खुशी में जो आपके साथ रहता है हमेशा, वो आपको याद आएगा। और जो दुखी है तो दुख में जो आपके साथ है आपकी उसकी याद आने लगेगी। तो इस तरह की मेमोरी का हम बोलते हैं स्टेट डिपेंडेंट रिट्राइवल क्यूज, या इस तरह की मेमोरी बोलते हैं स्टेट डिपेंडेंट मेमोरी। तो ये क्यू मिलता है और तुरंत चीज़ें याद होने लगती हैं। तो कॉन्टेक्स्ट और स्टेट डिपेंडेंट मेमोरी हो, दोनों के लिए क्यू की ज़रूरत होती है। दोनों ही के लिए क्यू की बहुत ज़रूरत होती है। टुल्विंग और थॉमसन 1971 में टुल्विंग थॉमसन ने क्या बोला, इनकोडिंग स्पेसिफिक मेमोरी बोला, प्रिंसिपल बताया। उन्होंने कहा कि जिन सूचनाओं का इनकोडिंग जिस क्यू से होता है, उसका रिट्राइवल भी उसी क्यू उन्हीं भौतिक वातावरण से होता है। मतलब आप मान लीजिए एक प्लेस है यहाँ पे और यहाँ पर गए थे और आपको चीज़ें, वहाँ की सारी चीज़ें आपके दिमाग में स्टोर हो गई लॉन्ग टर्म में, और फिर आप वहाँ से चले गए। फिर आप कुछ दिन बाद जब उसी कॉन्टेक्स्ट में फिर यहाँ पर वापस लौट कर आए तो फिर चीज़ें आपको वो क्यू का काम करती हैं और चीज़ें धीरे धीरे याद होने लगती है उस कॉन्टेक्स्ट में। तो इस तरीके, जैसे मान लीजिए आप एक फिजिक्स के स्टूडेंट है या इंग्लिश के स्टूडेंट या मैथ के स्टूडेंट है। जब आप पढ़ते थे तो सारी चीज़ें याद रहती थी, लेकिन आपने कुछ दिनों के लिए, 1 साल के लिए छोड़ दिया तो आपको वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, भूलने लगेगी। लेकिन फिर उसी कॉन्टेक्स्ट में आके क्वेश्चन को फिर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें याद आने लगती, क्योंकि इनकोडिंग स्पेसिफिक प्रिंसिपल है ये। जिन डाटा का कोड जिन क्यू से होता है, उनका रिट्राइवल भी उन्हीं क्यू से होता है। तो वो जब क्वेश्चन बार बार आएगा, बार बार आपके सामने वही सारे टर्म आएंगे तो धीरे धीरे चीज़ें आपको याद होने लगती हैं। तो वही चीज़ है। तो आपको वो इन्वायरमेंट चाहिए, वो फिजिकल इन्वायरमेंट चाहिए, तभी आपको क्यू क्या है याद आने लगता है। तो एक यहाँ पे मैंने प्रिंसिपल बताया आपको, इनकोडिंग स्पेसिफिक प्रिंसिपल। जिन डाटा का कोडिंग जिस क्यू से होता है, उसका रिट्राइवल भी उसी क्यू से होता है। इस तरह के हम उसको बोलते हैं इनकोडिंग स्पेसिफिक प्रिंसिपल। कोलिंस लोकटस 1975 में एक स्प्रेडिंग एक्टिवेशन थ्योरी बताया। स्प्रेडिंग एक्टिवेशन थ्योरी क्या है? यह थ्योरी यह बताता है कि सिमेंटिक नॉलेज इंटरकनेक्टेड नेटवर्क के रूप में होते हैं, वेल ऑर्गेनाइज होते हैं। ये रैंडम मेमोरी से वेल ऑर्गेनाइज नहीं होते। मायर्स एंड सचविन, वही जो मैंने आपको पहले बताया था कि स्प्रेडिंग एक्टिवेशन थ्योरी क्या है, कि जो ऑर्गेनाइज डाटा स्टोर होता है वो आपको ज़्यादा याद रहता है रैंडम डाटा के बीच। स्प्रेडिंग एक्टिवेशन थ्योरी मायर एंड सचविन ने 1971 में स्टडी किया, स्पष्ट बताया। जैसे मान लीजिए ब्रेड बटर दोनों कनेक्टेड है तो आपको याद रहेगा, बट ब्रेड डॉक्टर का कोई कनेक्शन नहीं है ना, तो ये चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगी ज़्यादा। जबकि ब्रेड बटर आपको हमेशा याद रहेगा, ब्रेड डॉक्टर नहीं याद रहता। क्यों? क्योंकि ऐसा स्प्रेडिंग एक्टिवेशन, इसमें कनेक्शन है, इसमें कनेक्शन नहीं है, तो स्प्रेड हो रहा है, इसमें स्प्रेड नहीं हो रहा है। इस तरह के थ्योरी को हम बोलते हैं स्प्रेडिंग एक्टिवेशन थ्योरी। तो अभी हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, अभी क्या क्या पढ़े, फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे थ्योरीज और मॉडल ऑफ द सिमेंटिक मेमोरी और जेनेरिक मेमोरी। तो सिमेंटिक मेमोरी या जेनेरिक मेमोरी जो होती है उसके मॉडल क्या क्या है वो पढ़ेंगे। इसके पहले अभी हम रिवीजन कर लेते हैं। हमने शुरू में क्या देखा था, जो मेरी फर्स्ट क्लास थी उसमें मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया अभी, मेमोरी या प्रोसेस। मेमोरी का प्रोसेस में बताया था, इनकोडिंग कैसे होता है, स्टोरेज कैसे होता है, रिट्राइवल कैसे होता है। फिर स्टेजेज ऑफ मॉडल बताया था मैंने, सेंसरी मेमोरी,
शॉर्ट टर्म मेमोरी, वर्किंग मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी में पढ़ा रहा हूँ। लॉन्ग टर्म मेमोरी में डिक्लेरेटिव मेमोरी क्या है, एपिसोडिक मेमोरी क्या है, सिमेंटिक मेमोरी क्या है, या और प्रोसीजरल मेमोरी। थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग अभी आगे पढ़ाऊँगा। अभी मैं इधर ही पढ़ा रहा हूँ, लॉन्ग टर्म मेमोरी डिटेल आपको पढ़ा रहा हूँ। मेरी क्लास देखते रहिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा मेमोरी के कितने पार्ट कैसे वर्क करते हैं, और आप मैक्सिमम क्वेश्चन एग्ज़ाम पे सॉल्व कर पाएंगे। तो मैंने आपको यहाँ से बताया, पूरा लगभग बता दिया था। और जो लॉन्ग टर्म मेमोरी मैंने आज स्टार्ट किया था, लॉन्ग टर्म मेमोरी के पहले आज की क्लास में मैंने आपको यहाँ से बताया था लगभग। वर्किंग मेमोरी स्टोरेज प्लस प्रोसेसिंग याद रखिएगा। 30 सेकंड तक ये भी डाटा होता है। फिर उसके बाद मैंने आपको मेन बताया था मल्टीपल कंपोनेंट मॉडल किसका है, पूछे तो बैटले का कब दिया गया, 1992 में। इसके कितने पार्ट है, 4 पार्ट है। फोनोलॉजिकल लूप, विजुअल स्पेशल स्केच पैड, सेंट्रल एक्जीक्यूटिव फंक्शन या एपिसोडिक बफर। इसमें मैंने आपको बताया था फोनोलॉजिकल स्टोरेज, सबों का रिहर्सल मैकेनिज्म क्या होता है, इररिलेवेंट स्पीच इफ़ेक्ट बताया था। इररिलेवेंट स्पीच इफ़ेक्ट में मैंने आपको क्या बताया था, साउंड जो है पहले कान में दिमाग में चला जाता है, इमेजेस रिकोडिंग डबल कोडिंग होती है, इस तरह के इफ़ेक्ट को बोलते हैं इररिलेवेंट स्पीच इफ़ेक्ट। और एक चीज़ मैंने बताया था आर्टिकुलेटरी सप्रेशन क्या होता है, जब आपको कोई काम दिया जाता है उसमें कोई चीज़ बार बार बोला जाता है, हमारा ध्यान भटक जाता है, वो चीज़ें सप्रेस हो जाती हैं, तो इस तरह का आर्टिकुलेटरी सप्रेशन होता है। वर्ड लेंथ इफेक्ट क्या होता है, जिन कोई वर्ड अगर उसके लेटर बड़े हैं तो उनको याद करने में ज़्यादा समय लगता है, जबकि छोटे लेटर वाले वर्ड को याद करने में कम समय लगता है। फोनोलॉजिकल सिमिलैरिटी इफेक्ट मैंने बताया था, जैसे सेम साउंड वाले शब्द को बोलने में याद करने में हमको कम समय लगता है, जबकि डिफरेंट साउंड वाले वर्ड को याद करने में हमको अधिक समय लगता है। तो इसी को बोलते हैं फोनोलॉजिकल सिमिलैरिटी इफेक्ट। में आता है फोनोलॉजिकल स्टोरेज कंपोनेंट कहाँ से कवर होता है। फिर यहाँ से विजुअल स्केच पैड में मैंने आपको बताया था विजुअल स्केच पैड इनकोडिंग कैसे होती है। मैंगो की यहाँ से हमने देखा और इमेज को देखा और यहाँ साउंड को सुना, दोनों साथ साथ होते, पैरेलल होते, एक दूसरे को बाधा नहीं पहुँचाते हैं। सेंट्रल एक्जीक्यूटिव फंक्शनिंग में मैंने बताया एक्जीक्यूटिव बफर से कैसे लेकर के ये चीज़ों को आपस में कंट्रोल करता है। फिर उसके बाद मैंने बताया था डायस्क्यूटिक सिंड्रोम क्या होता है ना, जिसका फ्रंटल लोब डैमेज हो जाता है या उसमें एक ही पॉइंट पर लगातार काम करने की प्रवृत्ति होती है, उनका अटेंशन टूट जाता है और वो आगे डिसीजन नहीं ले पाते हैं कॉम्प्लेक्स चीज़ों में। एपिसोडिक बफर क्या होता है मैंने आपको बताया था। एपिसोडिक बफर क्या करता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी से डेटा को लेके एक्टिव रखने का काम करता है। फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी बताया था, इसका ड्यूरेशन 30 सेकंड से ज़्यादा, लाइफ टाइम 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे चाहे जितना हो सकता है। कैपेसिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी के भी मैं आपको पार्ट पढ़ा ही रहा था कि पार्ट कितने होते हैं, तो इसमें 2 पार्ट होते हैं, डिक्लेरेटिव मेमोरी, फैक्ट मेमोरी, एक्सप्लिसिट मेमोरी, नॉन प्रोसीजरल। इसके चारों नाम ही याद रखिए, कभी नाम से पूछ लेता है। और नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी, प्रोसीजरल मेमोरी, स्किल मेमोरी, इम्प्लिसिट मेमोरी। तो इसके 2 पार्ट है, नॉन प्रोसीजरल मेमोरी, एक्सप्लिसिट मेमोरी के, एपिसोडिक मेमोरी और सिमेंटिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी मैंने बता दिया टाइम से रिलेटेड होता है। सिमेंटिक मेमोरी जो आपका नॉलेज जनरल से रिलेटेड होता है, जनरल नॉलेज से रिलेटेड और सिमेंटिक मेमोरी होती है, मैंने आपको बताया था। फिर और चीज़ें फिर यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे, परमानेंट नेचर का होता है, बार्टलेट ने इसको कंस्ट्रक्टिव मेंटल प्रोसेस कहा है, ये लॉन्ग टाइम तक स्टोर रहता है। इनकम्प्लीट और कंप्लीट इंफॉर्मेशन में क्या होता है, इनकम्प्लीट चीज़ें आपकी एक्टिव रहती है कंप्लीट चीज़ों की अपेक्षा, इसको हम बोलते हैं जैकनी इफेक्ट बोलते हैं। लॉन्ग टर्म डाटा जो ऑर्गेनाइज डाटा होता है वो और मीनिंगफुल चीज़ें होती हैं वो लंबे समय तक स्टोर रहती हैं, डिसऑर्गेनाइज की अपेक्षा होता है, ऑर्गेनाइज नेचर का होता है ये। और शेपर्ड ने 1967 में क्या बताया था, उन्होंने बताया था इसकी एक्यूरेसी, विजुअल मटेरियल्स की एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। फिर रिकॉल और रिकॉग्निशन होता है, इसमें क्लू की ज़रूरत नहीं होती, इसमें क्लू की ज़रूरत होती है। और एलटीएम में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें मैं अभी पहला चीज़ पढ़ाया आपको एपिसोडिक मेमोरी क्या होता है, सिमेंटिक मेमोरी क्या होता है, ट्रैवल फ्रॉम एलटीएम क्या होता है, थ्योरीज ऑफ सिमेंटिक मेमोरी,
नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाने को बोला हूँ। तो तीसरी चीज़ भी मैं पढ़ाऊँगा। तो पहला चीज़ मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ एलटीएम के 2 पार्ट है, किसके अकॉर्डिंग, टूलविन के अकॉर्डिंग। टूलविन ने 1972 में बताया एपिसोडिक मेमोरी और सिमेंटिक मेमोरी या जेनिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी क्या होती है, डेटेड घटनाएं, इवेंट, मतलब डेट से रिलेटेड, समय से रिलेटेड जो डाटा स्टोर होता है उसको एपिसोडिक मेमोरी बोलते हैं। एपिसोडिक मेमोरी में मैंने बताया था ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी होता है, ऑटोबायोग्राफिकल में मैंने बताया था फ्लैशबल्ब मेमोरी आता है, अभी आगे पढ़ेंगे। सिमेंटिक मेमोरी क्या होती है, सिमेंटिक मेमोरी वर्ड, कॉन्सेप्ट, फैक्ट्स, सिम्बल्स से रिलेटेड, मीनिंगफुल से रिलेटेड, जनरल नॉलेज से रिलेटेड जो डाटा स्टोर होता है हमारे ब्रेन में, हमारे दिमाग में, सारे सिमेंटिक मेमोरी होती हैं। फिर मैंने आपको बताया एपिसोडिक मेमोरी सिमेंटिक मेमोरी में डिफरेंस क्या होता है। तो डिफरेंस देख लीजिए, वेन से स्टार्ट करिए, वाई हाउ से स्टार्ट करिए और बाकी इसको देख लीजिए। ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी, ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी में क्या होता है, इसको विलियम वैगनर 1986, बैडली ने 1990 में बताया। और 2 तरह के प्रश्नों का इसमें विचार किया गया था। शुरुआत कब होती है ऑर्गेनाइजेशन, तो शुरुआत 2 से 3 साल बाद स्टार्ट होती है। और ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज़्यादा कब होता है, 20 से 30 साल, क्योंकि इसमें इमोशन ज़्यादा होते हैं। फिर रिट्राइवल फ्रॉम एल्टीम, रिट्राइवल कैसे होता है, रिकॉल और रिकॉग्निशन के माध्यम से होता है। टीओटी फिनोमेना क्या होता है, टिप ऑफ द टंग फिनोमेना। मैंने आपको बताया कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में होती हैं बट मुँह से निकल नहीं पाती क्योंकि एक्टिव नहीं हो पाती हो, इसलिए इसको टीओटी फिनोमेना बोलते हैं। और रिट्राइवल कैसे होता है, ऑर्गेनाइज चीज़ों का रिट्राइवल बहुत अच्छा होता है। रिट्राइवल जिसको क्यों मिल पाता है वो उसका भी रिट्राइवल हो जाता है। फिर मैंने रिट्राइवल इसमें 2 तरीके से बताया था, कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट मेमोरी, स्टेट डिपेंडेंट मेमोरी। कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट मेमोरी प्लेस, सीन, साउंड, स्मेल, etc से रिलेटेड जो होती है। कॉन्टेक्स्ट होता है वो, कॉन्टेक्स्ट में जब चीज़ें आती हैं तो हमको जल्दी याद हो जाता है। और स्टेट डिपेंडेंट रिट्राइवल की क्या होता है, जब हैप्पी मूड सैड मूड में होते हैं, मतलब इंटरनली हमारा जो स्टेट होता है, मूड होता है, उस पर डिपेंड होता है चीज़ें कैसे हमको रिट्राइवल होगी। फिर उसके बाद एक बताया मैंने, दोनों कॉन्टेक्स्ट या स्टेट डिपेंडेंट मेमोरी दोनों ही को क्यों की ज़रूरत पड़ती है। टूलविन ने, थॉमसन ने 1971 में एक इनकोडिंग स्पेसिफिक प्रिंसिपल बताया, कहा कि जिन चीज़ों का कोडिंग जिससे होगा रिट्राइवल भी उन्हीं चीज़ों से होगा। कोलिंस लोप्टस ने स्प्रेडिंग एक्टिवेशन थ्योरी बताया, उसमें बताया कि ब्रेड बटर क्या होता है, कनेक्शन होता है, इसलिए चीज़ें याद रहती है इसमें। ब्रेड डॉक्टर का कनेक्शन नहीं होता इसलिए चीज़ें याद नहीं रहती है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको यहाँ से बताएंगे थ्योरीज ऑफ और मॉडल्स ऑफ सिमेंटिक मेमोरी। आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को देखिए और ट्रू कमेंट करिए, जो गलतियाँ हैं वो भी बताइए और जो अच्छाइयाँ हैं उसको आप पढ़िए। थैंक यू।